अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या आपके लिए सुबह उठना, वो अलार्म बजना उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना स्कूल लाइफ में होता था? ये डिफ़िकल्टी हमेशा रहती है क्योंकि सुबह की नींद इतनी अच्छी लगती है, मगर वो अलार्म हमें बार बार ये बताता है। और कुछ कुछ अलार्म तो इतने ढीठ होते हैं, हर 5 मिनट बाद बजते रहते हैं, अब ये टाइम हो गया, अब ये टाइम हो गया। मगर कभी आपने ये सोचा है कि इन अलार्म्स के बिरते पर ही हम स्कूल टाइम पर पहुँचे हैं, अपने कामों पर टाइम पे पहुँचे हैं? अगर ये अलार्म्स ना होते तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि हम सोते रह जाते और हम लेट हो जाते और हमारा पता नहीं कितना नुकसान हो जाता। बहुत सारे स्कूल्स तो गेट बंद कर देते हैं और इसी तरह अलार्म ना बजने की सूरत में पता नहीं कितनी छुट्टियां आपकी हो जाती हैं, आपका रिजल्ट इफेक्ट होता। तो ये स्कूल से ही हमारे दिमाग में डाला गया है कि अलार्म बजते ही जी उठना है, 1-2 मिनट के अलावा और ज़्यादा ड्रैग आप नहीं कर सकते। उसी तरह ज़िंदगी में और बहुत सारे अलार्म्स होते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप महकमाए मौसमियात वालों को देखें तो वो अपने क्लाइमेट की कोई भी जो चीज़ें एक्सीड कर रही होती हैं, अलर्ट्स आते रहते हैं उनकी तरफ से कि जैसे बारिश तेज़ होने वाली है या तेज़ हवाएं चलेंगी, या जिन मुल्कों में या शहरों में सर्दी होती है वहाँ बर्फ़बारी होगी या कहीं बहुत ज़बरदस्त गर्मी पड़ेगी। तो उन अलर्ट्स, उन वार्निंग्स की मदद से आप अपने इंतज़ामात उस हवाले से कर पाते हैं, मतलब बिफ़ोर टाइम। उसी तरह बहुत सारे बैंक्स को आप जब कॉल करेंगे तो उनकी कॉल्स पर चल रहा होता है, आपको मैसेजेस आ रहे होते हैं, अपना ओटीपी किसी से शेयर ना करें, अपने अपने पिन कोड्स ना बताएं। कोई भी आपको बैंक से फ़ोन करेगा, मतलब अलग अलग वार्निंग्स, अलग अलग अलर्ट्स आपको बैंक वक्तन फ़वक्तन देता है ताकि आप किसी फ्रॉड का शिकार ना हो। सो ये अलर्ट्स, ये वार्निंग्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो वार्निंग्स आपके लिए हैं वो आपकी हेल्थ को लेकर हैं। आपको पता भी नहीं चलता, आपकी हेल्थ के हवाले से आपको अलग अलग अलर्ट्स, अलग अलग वार्निंग्स मिल रही होती हैं। कभी कभार आपको लगता है तो बहुत छोटी सी चीज़ है और उस छोटी सी चीज़ के चक्कर में आप बहुत बड़े मुश्किल में फंस जाते हैं। तो इसीलिए सारी बातें एक तरफ, अपनी हेल्थ को लेके जो भी वार्निंग्स या जो भी अलर्ट्स आपको मिल रहे हैं, आपको उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब आप कहेंगे भाई हमें क्या पता कि ये वार्निंग थी, हमें क्या पता, ये तो आम है, ये तो सबको होता है, ये तो फलाना है, ये तो धमाका है। तो इसीलिए आज का प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है कि वो जो बेसिक वार्निंग्स, वो जो बेसिक अलर्ट्स हैं, इससे पहले कोई बड़ी मुश्किल में आप फंसे, हम आपको आज कोशिश करेंगे सारे एक्सपर्ट्स के साथ, हमारे पास डॉक्टर्स होंगे अलग अलग फील्ड से रिलेटेड, और वो आपको आपकी हेल्थ के बारे में एक आउटलाइन देंगे जो एक आम इंसान, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, वो आराम से समझ सके कि ये मेरी बॉडी के साथ हो क्या रहा है, ये किस चीज़ की वार्निंग है, ये किस चीज़ का साइन है। तो आइए एक ज़बरदस्त प्रोग्राम आपसे रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आज आपकी नज़र, बस आपका 2.5 घंटा चाहिए, देख लीजिए और अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाइए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि आज मैंने आपको बताया कि हमारा टॉपिक है वार्निंग्स, अलर्ट्स, जो हमें बचपन से मिलते रहे हैं। और हमने जो मटीरियलिस्टिक वार्निंग्स हैं उनको तो बड़ा सीरियस लिया है, लेकिन जो हमारी हेल्थ के हवाले से अलर्ट्स और वार्निंग्स हमें अल्लाह ताला देता है अलग अलग चीज़ों के थ्रू, उसको हम बहुत इग्नोर करते हैं और हम कभी कभार अपने दर्दों को पालने लगते हैं। उन वार्निंग्स का हम फ़ायदा नहीं उठाते बल्कि इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिज़ी हो जाते हैं। सो आज हम बेसिकली एक लेमैन को, एक आम इंसान को बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जो अलग अलग वार्निंग्स आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती हैं उनका मतलब होता क्या है। अगर हम डेप्थ में जाएं तो आज बिल्कुल आसान अल्फाज में डॉक्टर्स आपको गाइडलाइंस देंगे अलग अलग फील्ड के हवाले से। अगर हम शुरुआत करते हैं तो पहले हम अपने जितने भी डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन कराते हैं और फिर हम एक एक करके हर उस ऑर्गन को या हर उस फील्ड को टच करेंगे जिन जिन के स्पेशलिस्ट आज हमारे पास यहाँ शो पे मौजूद हैं। हमारे पास हैं डॉक्टर सबा जर्जीस जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं स्किन थ्योरी क्लिनिक से। अस्सलाम वालेकुम।
कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक है निदा? बिल्कुल ठीक। आप वैसे तो डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, लेकिन उससे पहले आप पीडियाट्रिशियन भी रह चुकी हैं। मैं एक्चुअली आई एम अ फैमिली फिजिशियन इन आगा खान एंड एज वेल एज आई एम अ एस्थेटिक फिजिशियन। अच्छा, ठीक है। तो आपको लाइक आपका एक्सपीरियंस काफ़ी वास्ट है। जी बिल्कुल, बिकॉज मेडिसिन में आपको पता है मेडिसिन में इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट। तो कितने साल आपको हो गए हैं मेडिसिन? मोर देन 10 ईयर्स, अराउंड 12-13 ईयर्स हो गए। ओके, और एक्सपीरियंस, और आपने अब आप डर्मेटोलॉजी में फाइनली आ गई हैं, उससे पहले आप और भी जनरल फिजिशियन के नहीं, जनरल फिजिशियन हूँ, बट ये है कि आई एम ऑल्सो एन एस्थेटिक फिजिशियन। उसमें मतलब डर्मेटोलॉजी एंड यू नो एवरीथिंग सब इंक्लूड हो जाते हैं। फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर शाहिद नदीम, जो कि कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर शाहिद नदीम, डायबिटीज़ एंड मेडिकल क्लिनिक से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल? डॉक्टर साहब, आप डायबिटोलॉजिस्ट का मतलब कि डायबिटीज़ को केटर करते हैं? एग्जैक्टली। और डायबिटीज़ के अलावा और क्या किस ज़ुमरे में आते हैं ये वाले स्पेशलिस्ट? देखिए, डायबिटीज़ जो है ना, वो जब हो जाती है ना इंसान को, तो हर टिश्यू, हर ऑर्गन इफेक्ट होता है। वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं बीमारी को कहता है डायबिटीज़ आ जा, है ना? और डायबिटीज़ को बीमारियों की माँ भी कहा जाता है। Yes, exactly. मदर ऑफ डिजीज। एग्जैक्टली जी। सो हमारे साथ हैं डॉक्टर शहरियार न्याजी, जो कि MBBS किंग एडवर्ड से हैं, कॉलेज से, FCPS रोबोटिक वेट लॉस सर्जन। अस्सलाम वालेकुम। आपकी तो रील देख के हम इम्प्रेस हो गए थे, हमने कहा कि इनको बहुत कुछ पता है, तो इनको बहुत ज़रूरी है बुलाना। थैंक यू। तो आपने अपना जो करियर का आगाज़ है वो इंग्लैंड से किया? किंग एडवर्ड लाहौर। लाहौर, अच्छा। Then MBBS there, then Mayo Hospital Lahore. Okay. So FCPS, then there was a journey of bariatric surgery and laparoscopic surgery. कैमरे वाली surgery होती है, छोटे से कट के साथ, we don't open up the abdomen. जी। And now, mashallah, we are doing with the first unit doing the robotic weight loss surgeries. Okay. These are being done in Lahore. अच्छा, अच्छा। तो आपसे भी बहुत सारे सवाल करने जो हर एक आम इंसान के दिमाग में होता है। फिर हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर फवाद फारूक साहब, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट है NICVD से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। और फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर समर अब्बास जाफरी, जो कि पहले भी आ चुके हैं, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट एंड केयर ऑफ एडरली लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर द इनवाइट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो हम शुरुआत करते हैं स्किन से। स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, और ख़वातीन को थोड़ा सा स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उससे इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है कि वो चीज़ नज़र आ रही होती है तो पता चल जाता है। अब डॉक्टर साहबा, जैसे लाइक अक्सर लोगों को बहुत ड्राइनेस फील हो रही होती है पूरी बॉडी पर, फेस पर, बहुत रफ और एकदम ड्राइनेस फील होने लगती है। एकदम नॉर्मली नहीं होती, जैसे होता है ना, किसी की स्किन नॉर्मल है, किसी की ऑयली है, किसी की कॉम्बिनेशन स्किन होती है, वो तो होता है, वो आपको पता होता है बचपन से। लेकिन एकदम से आपको ये फील होता है कि आपकी पूरी बॉडी ड्राई होना शुरू हो गई है, फेस ड्राई हो रहा है, तो क्या इस चीज़ के कोई, ये किसी चीज़ का सिम्टम होता है? यूजली जो हमारे पास लोग आते हैं, एक तो मल्टीपल मेडिकेशंस लेके आ रहे होते हैं, तो उसकी वजह से ड्राइनेस होती है। ठीक है, जैसे जिन लोगों को एक्नी निकल रही होती है या पिंपल्स हो रहे होते हैं, तो वो अपनी तरफ से दे स्टार्ट ट्राई, मतलब वो रेटिनॉल शुरू कर देते हैं, आइसोट्रेटिनॉइन शुरू कर देते हैं, सेल्फ मेडिकेशंस की वजह से। तो उसकी वजह से काफ़ी बॉडी ड्राई होती है। प्लस ये है कि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग पानी नहीं पी रहे होते हैं, डिहाइड्रेटेड होते हैं। विथ एज हमारा हाइलोरॉनिक एसिड कम हो जाता है बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से भी आपको स्किन अपनी ड्राई फील हो रही होती है, फेस ड्राई फील हो रहा होता है। जितना भी मॉइस्चर कर लें, जितना भी वॉश कर लें, बट यू फील ड्राइनेस ओवर योर स्किन, स्पेशली फेस पे बहुत ज़्यादा लोगों को ड्राइनेस फील हो रही है। तो दीज आर द साइंस यूजली स्किन रिलेटेड। अगर आप प्रॉब्लम पूछे तो ड्राइनेस इस वजह से होती है, या फिर एलर्जिक कंडीशंस होती हैं। बहुत सारे लोग सारी ज़िंदगी उनको नहीं पता होता दे आर एलर्जिक टू समथिंग लाइक डस्ट से या किसी फूड प्रोडक्ट से एलर्जी हो रही है, उनको पता नहीं होता, बट लेटर ऑन इन लाइफ दे डेवलप एलर्जीज लाइक ड्राइनेस, एक्जिमा। तो डॉक्टर साहब, कोई एलर्जी टेस्ट होते हैं, अवेलेबिलिटी है पाकिस्तान में? बिल्कुल अवेलेबल है, पहले नहीं होते थे, लेकिन अब IgEs होते हैं, प्लस हमारे पास फूड एलर्जी, एनवायरमेंटल एलर्जी के टेस्ट होते हैं, तो उससे पता चल जाता है अगर कोई एलर्जीज हो रही हो हमारी बॉडी के अंदर तो। अच्छा, सो अब जैसे फॉर एग्जांपल ख़वातीन में बहुत देखा गया है कि गर्दन एकदम वैसे नहीं थी नॉर्मली, जब बच्चे हुए थोड़ा हार्मोनल चेंजेस हुई और प्रॉब्लम्स हुई, वज़न थोड़ा पुट ऑन किया, तो गर्दन एक अजीब सा काला रंग हो गया। जितना भी आप उसको साफ कर लें उसमें मतलब बल्जेस आ जाते हैं और वो रंग जो है काला हो जाता है, और दैट इज मोस्टली यूजुअली अ साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस।
ज़्यादा वेट गेन के बाद यूजली हार्मोनल चेंजेस के बाद बच्चों के बाद ऑब्वियसली चेंजेस भी आती हैं बॉडी में, तो यूजली इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से गर्दन के पीछे ड्राइनेस होती है। Okay. तो हम ऐसे पेशेंट्स का यूजली सीरम इंसुलिन करा के देख लेते हैं, शुगर भी करा के देख लेते हैं ऑब्वियसली फास्टिंग एंड रैंडम, और प्लस इंसुलिन लेवल्स चेक करा के देख लेते हैं कि यूजली इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से बहुत सारी इवन इन टीनेजर्स जिनका वेट ज़्यादा होता है ईटिंग हैबिट्स की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, अब तो टीनेजर्स में भी गर्दन काली होना इज़ वेरी नॉर्मल। तो फिर उनको क्या करना चाहिए? क्या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या वो जो हार्मोन को केटर करता है डॉक्टर उसके पास जाना चाहिए? पहले तो फिजिशियन के पास ही जाना चाहिए, बिकॉज यूजुअली फिजिशियंस ऐसे नॉर्मल टेस्ट, क्योंकि वो तो हमें अंदाज़ा होता है ये सब अलामात का, तो हम टेस्ट करा लेते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करा लेते हैं कि क्या रीज़न है। फिर फैमिली फिजिशियंस यूजुअली ट्रीट, हम लोग एज ए मेडिसिन डॉक्टर ट्रीट कर लेते हैं इन सब प्रॉब्लम्स को अनटिल लेस इट्स नॉट कंट्रोलेबल एंड बिल्कुल ही डिजीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हो, लेकिन यूजुअली मेडिसिन के डॉक्टर्स डील कर लेते हैं ये सब नॉर्मल। अगर मेडिकेशन देने के बाद आपकी तबीयत सही हो जाए तो वो जो काली गर्दन होती है वो फिर आपके पास कोई लेज़र ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनकी मदद से वो रिमूव हो सकता है? पॉसिबल है। फिर अगर अंडरलाइन कॉज ट्रीट हो गया हो तो फिर यूजुअली हमारे पास डीपिगमेंटिंग लेजर्स होते हैं जो कि उसको हेल्प करते हैं फर्दर बेटर होने में, और ऑब्वियसली फिर और मतलब कि लेजर्स हैं, क्रीम्स हैं, वो सब चीज़ों से हो जाता है और अंडरलाइन कॉज ट्रीट हो जाता है, तो काफ़ी हद तक डिजीज़ मुझे लगता है कंट्रोल हो जाती है। अच्छा, ख़वातीन में एक कॉमन प्रॉब्लम, स्पेशली ख़वातीन में, मर्द तो इतना ज़्यादा वो कहते हैं ना रफ टफ होते हैं, वो इतना इसको ध्यान नहीं देते। अब नहीं है। अब मेल्स भी काफ़ी कॉन्शियस हो गए अपनी ओवरऑल स्किन और हेल्थ के बारे में। जी, अक्सर ख़वातीन को छाइयाँ हो जाती हैं, कभी किसी को ज़्यादा कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ के बाद उनकी शादी हो रही होती है तो परेशान हो जाती है कि ये हमारी इतनी सी एज में छाइयाँ पड़ गई, किसी को बच्चों के बाद हो जाती हैं, किसी को एक सर्टन एज बाद हो जाती हैं, किसी को बहुत स्ट्रेस लेने के बाद हो जाती हैं। अलग अलग स्टेजेस में पिगमेंटेशन, छाइयाँ ये आपको स्किन पे नज़र आने लगती हैं, उसकी क्या से मतलब ये किस चीज़ की वार्निंग है? फीमेल्स के अंदर तो आयरन डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमन रीज़न आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। जिन लोगों की पिगमेंटेशन होती है हम उनके आयरन लेवल्स, फेरेटिन लेवल्स डेफिनेटली चेक कराते हैं, क्योंकि उसकी वजह से पिगमेंटेशन होती है, और हार्मोनल चेंजेस की वजह से डेफिनेटली पिगमेंटेशन होती है। और हमारे यहाँ सनब्लॉक का इस्तेमाल, स्किन केयर का, हाइड्रेशन का, ये सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं है, लोग सन ब्लॉक नहीं लगाते। ऑब्वियसली सन एक्सपोजर से तो पिगमेंटेशन होती ही है। बिल्कुल। तो किसी चीज़ की साइन, ये यूजुअली हम आयरन लेवल्स ही चेक करा रहे होते हैं। हाँ। अगर आप साइन बोले किसी चीज़ का तो, बट सन ब्लॉक ना इस्तेमाल करने की वजह से और हार्मोनल चेंजेस की वजह से पिगमेंटेशन यूजुअली बढ़ती है। अब अगर पिगमेंटेशन हो जाए और फिर आपसे रुजू किया जाए, आप उनको बताएं कि आपने आयरन लेवल्स अपने सही करने हैं, आपने फलाना चीज़ खानी है, आपने ये विटामिन्स लेना है, आपने लेज़र भी कर दी, तो क्या पिगमेंटेशन वापस पलट सकती है? क्या आपकी स्किन सही हो सकती है? बिल्कुल, डीप पिगमेंटेशन वापस पलट के आ सकती है। काफ़ी लोगों को हम पेशेंट्स को ट्रीट कर लेते हैं, उसके बाद भी पेशेंट्स पलट के आते हैं, क्योंकि मेलाज्मा जो है, मेलाज्मा या पिगमेंटेशन या हाइपर पिगमेंटेशन जो है ना, इट्स अ रिलैप्सिंग कंडीशन। स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर के बाद वही, इसके बाद ख्याल नहीं रखा, आयरन लेवल्स लो हुए, एक्सट्रीम सन एक्सपोजर हुआ, इन सब चीज़ों की वजह से वापस पलट के आ सकती है पिगमेंटेशन। अच्छा, अब एक और कॉज है हेयर फॉल, जो कि अक्सर ख़वातीन में देखा गया है सर्टन टाइम्स पर, यहाँ तक कि टीनेज लड़कियों में भी कभी कभार जो है वो हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। अच्छे खासे लंबे लंबे बाल होते हैं और बच्चियाँ परेशान होती हैं कि हाथों में बाल आ रहे हैं, फिर आपके बच्चे हो जाते हैं, तब आपको ऐसा फील होता है कि बच्चे पैदा होने के कुछ अर्से बाद भी वही कंडीशन है, कभी एग्ज़ाम्स के दौरान बाल जा रहे हैं आपके, तो वो हेयर फॉल जो है वो किस चीज़ की वार्निंग होती है अलग अलग टाइम्स पर? मल्टीपल डेफिशिएंसीज, आयरन, फेरेटिन, विटामिन डी, ये सब चीज़ों के जनरली हम टेस्ट कराते हैं। स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ ऑब्वियसली हेयर लॉस। प्लस फीमेल्स के अंदर हार्मोनल कंडीशंस होती हैं जिसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल हायर हो जाता है, तो उसके अंदर भी हेयर फॉल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। स्पेशली उसके अंदर जो मेल टाइप बॉल्डनेस होती है वो बहुत कॉमन है। एंडोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं उसको, कि आदमियों की तरह आगे से फीमेल्स हेयर लूज़ कर रही होती है, जैसे आदमियों के ये रिसीडिंग माथा लंबा हो रहा होता है, बड़ा तो उसके अंदर हो रही होती है। और ऑब्वियसली प्रेगनेंसी के बाद तो जब हार्मोनल लेवल्स, क्योंकि प्रेगनेंसी में हार्मोन स्पेशली ईस्ट्रोजन काफ़ी हाई लेवल पे होता है, और फिर जैसे ही उसका लेवल्स लो होते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद, तो फिर उसकी वजह से हेयर फॉल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, बट वो टेम्प्रेरी होता है। हाँ। वो तो वापस आ जाता है। बट ये स्ट्रेस लेवल्स या कोई विटामिन डेफिशिएंसीज या फेरेटिन लेवल्स, आयरन लेवल्स जो कम होते हैं बच्चियों के अंदर, वो तो बहुत कॉमन कॉज है। पता है, जब बच्चे हो जाते हैं तो वो अजीब सी बातें कहते हैं बड़े बुजुर्ग, बच्चे जब बोलने लगते हैं तो बाल झड़ते हैं। हाँ,
कि वो ये ईस्ट्रोजन लेवल्स उस वक्त लो हो जाते हैं। बेसिकली साइंटिफिकली ये रीजन है हार्मोनल जिसको चेंजेस की वजह से। सब बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आप हाँ। बच्चे बोल रहे हैं आ कर रहे हैं आफ्टर 3 मंथ्स वो लेवल्स काफ़ी लो हो जाते हैं, तो हाँ। उसकी वजह से हेयर फॉल काफ़ी कॉमन हो जाता है। और ऑब्वियसली पोस्ट मेनोपॉजल भी यही प्रॉब्लम होती है ना कि ईस्ट्रोजन लेवल्स जब लो हो रहे होते हैं आपके, तब भी तो फीमेल्स की काफ़ी हेयर थिनिंग हो रही होती है। हाँ। तो मीनोपॉज या पेरी मीनोपॉज में, बिफोर मीनोपॉज भी फीमेल्स के साथ ये इशू होता है। हाँ। Very अच्छा, अब मैं इस सब चीज़ों के इलाज या इस चीज़ों की बारे में वो मैं नेक्स्ट सेगमेंट पूछूंगी। अभी मैं सारी जो आउटलाइंस है ना, वार्निंग्स की साइंस, वो मैं ज़रा लोगों को बताना चाह रही हूँ। अच्छा, अब डार्क सर्कल्स का होना, अब लोग कहते हैं कि भाई हम तो पूरी 8 घंटे, कभी कभार हम दोपहर में भी 2-2 ढाई घंटे सो जाते हैं, पर हमारे डार्क सर्कल से हम जान नहीं छुड़ा पा रहे। मतलब अगर नींद भी पूरी हो रही है, अब वो नहीं पता मुझे किस टाइम पे सो रहे हैं, लेकिन अगर नींद भी पूरी कर रहे हैं, फिर भी बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे अपने हलकों को लेके, डार्क सर्कल्स को लेके, तो वो किस चीज़ की निशानदेही कर रहे होते हैं? स्ट्रेस तो हमारे हाँ बहुत ही कॉमन फैक्टर है। ऑब्वियसली स्ट्रेस, एक्सट्रीम स्ट्रेस लेना, सॉल्ट इनटेक बहुत ज़्यादा है, हाँ। ठीक है, उसकी वजह से आइज़ में पफिनेस और डार्क सर्कल्स ये सब कुछ हो रहे होते हैं। प्लस यही मोस्टली रीजन है। एशियन स्किन में मुझे लगता है इट्स वेरी कॉमन डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम होती है। और वही कह रही हूँ कि स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं कुछ लोगों की, अच्छा। मदर्स में, दादियों को पहले से ही, मतलब उनके कहते हैं कि हमारी तो दादा दादी को भी, अम्मी को भी शुरू से यही है। तो टीनेज, मतलब अर्ली 20s में, 30s में भी हमारे पास फीमेल्स आ रही होती हैं डार्क सर्कल्स के साथ। हाँ। तो these are the only reasons। अक्सर लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी होती है और वो उस वजह से ताल्लुक नहीं है। उसका डार्क सर्कल से कोई Dark ताल्लुक circle नहीं है। से कोई- कितने अजीब से मिथ्स बने हुए हैं। और Exactly। डिहाइड्रेशन से भी कोई ताल्लुक नहीं है। डिहाइड्रेशन से पानी। होती है, डिहाइड्रेशन से भी होती है। ऑब्वियसली स्किन रिंकली हो जाती है जब आप हाइड्रेटेड ना नहीं। हो आपकी स्किन। हाँ। तो तो ये बेसिकली हमें किस चीज़ की वार्निंग दे रहे होते हैं डार्क सर्कल्स? इट्स एक्चुअली नॉट अ वार्निंग यू कैन से, बट ये है कि हम उनके लाइफस्टाइल पूछ सकते हैं, स्ट्रेस फैक्टर्स पूछ सकते हैं कि क्या है, नींद का पैटर्न क्या है, पानी, खाने इनटेक, वाटर इनटेक, किस तरह के जर्नल जो रूटीन होता है उसमें आगे पीछे होता है। तो काफ़ी डार्क सर्कल्स हो रहे होते हैं। फीमेल्स की शादी, मतलब बच्चों के बाद नींद पूरी ना होना, बीच बीच में नींद टूटना, ये तो वो फीमेल्स के लिए नॉर्मल रूटीन, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ एक्चुअली। अच्छा, हम लोग जब छोटे थे तब से ही हमारे नेल्स पे अगर ज़रा से भी वो वाइट धब्बे आ जाते थे तो अम्मी कहती थी, देखा दूध नहीं पीती ना, कैल्शियम की कमी हो गई है। अब आई डोंट नो कि ये वाकई कैल्शियम की कमी होती है जो नेल्स पे जो धब्बे आ जाते हैं, नहीं, सफ़ेद सफ़ेद, इट्स नॉट दैट। तो फिर क्या है ये? जनरल डेफिशिएंसीज की वजह से भी नेल्स के अंदर जो है वो आ सकती है, लेकिन उसका कोई रीज़न नहीं होता। समटाइम्स डेवलप, मतलब होती है, लेकिन कैल्शियम की इससे कोई एसच कोई वाली मिथ कोई रिलेटेड नहीं है। और अक्सर कभी कभार मुंह पे धब्बे पड़ जाएं, स्किन पे नहीं, वाइट स्पॉट्स पड़ वो जाते हैं, डिहाइड्रेशन की वजह अक्सर से, बच्चों को भी पड़ते हैं। स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर, सन एक्सपोजर की वजह से और पानी ना पीने की वजह से। जाहिर सी बात है, बच्चे धूप पे खेल रहे होते हैं, डिहाइड्रेट होते हैं, स्वेट कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से, ड्राइनेस की वजह से यूजली वो वाइट पैचेस होते थे। बट दैट्स नॉट यूजली, वो माँ परेशान हो जाती हैं कि कैल्शियम की कमी हो गई है। कैल्शियम की कमी हो गई है, या फिर वो वाइट के भाई वो वाइट पैच पड़ गए, कहीं कोई बीमारी तो नहीं होगी, बट इट्स नेवर लाइक दैट। एंड इट्स यूजली जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो डिहाइड्रेशन है। कभी कभी छोटे पैचेस फंगल इन्फेक्शन की भी निशानी होती है। Okay। थोड़े कुछ फंगस भी जो है वो डीपिगमेंटेशन करते हैं फेस वगैरह पे, या आपको नेक पे नज़र आता है, तो वो दैट्स ऑल्सो काइंड ऑफ फंगल इन्फेक्शन। बट इसके अलावा ये रीज़न, मतलब और कोई रीज़न नहीं है इसका। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है स्किन पर आपको नहीं पता होता कि आपको डायबिटिक पेशेंट है या कुछ और है, नहीं आपको इन्फॉर्मेशन होती, लेकिन आपको चोट लगती है और आपकी स्किन पर आपका ज़ख़म इतने आराम से हील नहीं होता। सो वो किस चीज़ की वार्निंग होती है? दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, हाई शुगर लेवल्स की वजह से। यूजली लोगों को डायबिटीज़ नहीं होता, लेकिन उनका शुगर लेवल थोड़ा बॉर्डर लाइन से थोड़ा हायर साइड पे जा रहा होता है। ऑब्वियसली जिन लोगों के इम्यूनिटी लेवल्स लो होंगे, जिनके अंदर डेफिशिएंसीज होंगी विटामिन की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो उसकी वजह से भी हीलिंग देर से होती है। आपका बॉडी का सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ऑब्वियसली कोई भी जख्म या कोई भी चीज़ उसको जल्दी हील नहीं कर पाएगी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सो अब अक्सर ऐसा होता है, जैसे एक्सरसाइज करके आओ या वो, तो आपको ना जिस्म पर नील एकदम पड़े हुए नज़र आते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि ये कैसे लग गया। कभी आप ऐसे ही देखोगे, अब आपको पता भी नहीं चलेगा कि घुटना कहीं टकराया है, नहीं टकराया, मगर आपको बॉडी पे अलग अलग जगह नील एकदम पड़े हुए नज़र आ रहे होते हैं। सो वो किस चीज़ की वार्निंग्स वैसे तो हैं? हम क्योंकि ये जो ब्रूजिंग इतनी फ्रिक्वेंटली होना, तो
नॉर्मली स्किन जिन लोगों की देखा है कि पतली होती है या लाइट स्किन होती है, तो उसकी वजह से लाइट स्किन पे स्पेशली आपको पता है हर कलर हर चीज़ ज़्यादा ऑब्वियस नज़र आती है, ब्रूजेस भी ज़्यादा नज़र आते हैं। स्किन क्वालिटी पतली होने की वजह से, प्रोटीन इंटेक कम लेने की वजह से भी लोगों की स्किन पतली होती है, उसकी वजह से दे टेंड टू मतलब ब्रूज ईजिली, उनके ब्रूजेज होते हैं। वैसे हम जनरली एक नॉर्मली ब्लड टेस्ट वगैरह कंडक्ट करा देते हैं टू सी द प्लेटलेट लेवल्स एंड ऑल, की जिसकी वजह से कहीं वो तो लो नहीं है जिसकी वजह से ब्रूजिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, बट ये बहुत कॉमन नहीं है। यूजुअली मतलब वो ब्रूजिंग कॉमन है बट प्लेटलेट लेवल्स नॉर्मली ओके ही होते हैं। अच्छा। ठीक है, इट्स यूजुअली द स्किन टाइप जिसकी वजह से ब्रूजिंग ज़्यादा होती है। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहिबा। बस एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर आके हम अपने बॉडी के अलग ऑर्गन को डिस्कस करेंगे। आई थिंक अब हम दिल की तरफ चलते हैं, क्योंकि दिल को संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है, और दिल में कोई गड़बड़ हो या उसकी वजह से कोई गड़बड़ हो, उसकी हमें वार्निंग्स कहाँ कहाँ से मिल सकती हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी डॉक्टर साहब, प्रोफेसर फवाद साहब, आपसे सवाल होंगे जी दिल के हवाले से। कहते ना दिल को संभाल के रखो, और पता नहीं क्या क्या दिल के बारे में बड़ी शायरी, और डॉक्टर से पता नहीं मैं ऐसे बात कर सकती हूँ कि नहीं, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा सा। डॉक्टर्स ड्राई तो नहीं होते ना? नहीं नहीं बिल्कुल हाँ? नहीं होता। नहीं तो होते ना? नहीं, डॉक्टर्स भी स्किन फन ड्राई लविंग होते हैं। स्किन ड्राई हो सकती है, डॉक्टर ड्राई नहीं होता। अच्छा, तो अगर हम दिल के हवाले से बात करें, अक्सर लोगों को जो है सीने में दर्द ऐसा फील होता है, कभी कभार गैस भी होती है और वो कहते हैं सीने में दर्द हो रहा है, और इतना डर के बैठ जाते हैं। अब वो सही वाली वार्निंग क्या है, फेक वार्निंग क्या है? दर्द के हवाले से चूंकि अभी आपने ड्राइनेस का जिक्र किया ना, मैं एक शेर सुना दूं। अच्छा, वो देखा, अब ये प्रूफ कर रहे हैं कि मैं ड्राई आदमी नहीं हूँ। दिल तो सबको तेरी सरकार से मिल जाते हैं, हाँ। दिल तो सबको तेरी सरकार से मिल जाते हैं, दर्द जब तक न मिले दिल नहीं होने पाता। ओए ओए ओए, क्या बात दर्द तो दिल के लिए बड़ा ज़रूरी है, लेकिन ये वो वाला दर्द है। अच्छा। अब हम उस दर्द पे आते हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। देखें, दिल का दर्द एक ख़ास पैटर्न है उसका। अच्छा। अमूमन हम उसको बहुत सी और चीज़ों से मिक्स करते हैं जिसमें दोनों तरह का नुकसान होता है। हाँ। कभी कभार दूसरी चीज़ों को दिल का दर्द समझ रहे होते हैं। अच्छा। और एंग्जाइटी स्टेट, बार बार वो चीज़ हो रही है, बार बार इमरजेंसियों के चक्कर लग रहे हैं, हालांकि दिल का मसला नहीं है। कभी कभार हम वहमी भी तो होते हैं ना। बिल्कुल, ये वो एक एंग्जाइटी स्टेट बनी हुई होती है जिसमें दिल में कुछ भी हुआ, हाँ। इंडाइजेशन है, बदहज़मी है, या कोई मस्कुलर पेन है, क्योंकि घर में आसपास कोई ऐसा वाक़या हो गया है कि किसी को अचानक सडन डेथ हुई है, तो अब क्या हो गया है, एक जहन पे सवार हो गया है कि मुझे जो कुछ हो रहा है शायद ये दिल का ही है। हाँ, हाँ, लेकिन डॉक्टर को दिखा देना बेहतर है इस सूरत में। हाँ। लेकिन अब वो लोग ख़तरनाक हैं जो दिल के दर्द को कुछ और अपने तौर पर कंtemplate करते रहते हैं। हाँ, कि वक्त मस्कुलर ज़ाया पेन करते हैं। होगा। मस्कुलर है, इंडाइजेशन है, गैस का सिरप ले लो उससे ठीक हो जाएगा। असल में जो दिल के दौरे वाली कैफियत होती है वो एकदम से हर मरीज में नहीं आती है। ओके। कि एकदम से आए और इतनी शिद्दत बढ़े कि आपको अस्पताल ही जाना पड़े। देखिए, आजकल तो बहुत यंगस्टर्स में भी सुनने में आ बिल्कुल, रहा है। अभी हम अलामत पे आ रहे हैं, फिर हम वजहों पे भी आते हैं, उस जानिब के यंग और ओल्ड। अलामत जो दिल की है, जी। सीने के दरमियान में एक ऐसा एहसास कि लग रहा है घुटन सी है, कोई आपको दबा रहा है। वो घुटन सी तो तब भी होती है जब मियाँ से लड़ाई हो जाती है, फिर क्या करे बंदा? ये तो अब हर ऐसे तरह कैसे की पता चीज़ चले? लोगों ने सही भी है, वो ऐसी है जो बर्दाश्त नहीं होगी। आपको वाज़े फील होगा कि ये कोई पहली दफ़ा चीज़ हुई है और मेरे सीने पे बोझ आ रहा है। दम से घुटने का एहसास कि आप अगर लेटे हुए तो बैठ जाएंगे, सोए हुए हैं तो जाग जाएंगे उस तकलीफ़ की वजह से। ओके। बस कुछ लोगों में क्या होता है कि कुछ मिनटों के लिए हुई और फिर ठीक हो गई। अच्छा। ये वो स्टटरिंग या वार्निंग सिम्टम है जो हार्ट अटैक से पहले हो रहे होते हैं। अच्छा। जिनको हम अनस्टेबल अंजाइना या हल्के दर्जे का हार्ट अटैक अपनी ज़बान में नॉन एस्टी एलिवेशन एमआई कहते हैं। ओके। आम आदमी को बस ये समझना है कि इस नौइयत की अलामत कुछ देर हुई फिर ठीक हो गई, कुछ देर हुई फिर ठीक हो गई। आपको ज़िंदगी में पहली मर्तबा कोई ऐसा सीने में दर्द जो सीने के दरमियान से उठ रहा है, कंधों की तरफ जा रहा है, गर्दन की तरफ जा रहा है, साथ उसके पसीने हैं, दम घुटने का एहसास है, तो ये अलामत दिल की और हो मतलब सकती है। ये सब चीजें बैठे बैठे हो रही है, या आप कोई एक्सेसिव एक्टिविटी नहीं कर रहे? दो रिलेशन है, वो जो एक्टिविटी से रिलेटेड है उसको हम अंजाइना कहते हैं। ओके।
हार्ट अटैक की जो अलामत है वो आउट ऑफ द ब्लू, कल तक आप खेल पे कूद रहे थे, भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, हाँ। आज अचानक आई और वो हार्ट अटैक की सूरत में ज़ाहिर हुई। ओके। इसमें एक्चुअली अंदर हो क्या रहा होता है कि दिल की नाली में एकदम से 100% की तंगी आ गई, क्लॉट बना और नाली बंद हो गई। ओके। वो जो कैफियत जिसका आप जिक्र कर रही हैं एक्सर्शन से रिलेटेड, ये एंजाइना कहलाती है। ओके। कि आपकी नाली में तंगी तो है लेकिन वो 100% नहीं है, अच्छा। वो 70, 80, 90% है कि अभी कुछ बहाव मौजूद है। ओके। तो आप बैठे हुए हैं तो बिल्कुल ठीक हैं, ज़रा सा आप चलते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं या कोई मुशक्क़त का काम करते हैं या शौहर से लड़ाई कर लेते हैं या गुस्से में आ जाते हैं तो अचानक सीने पे दबाव आएगा। हाँ, हाँ। और जैसे ही आप उस सिचुएशन से निकलते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं। ओके। ये अंजाइना कहलाता ये है, angina। यानी हार्ट अटैक से पहले की अलामत। हाँ। कि नाली में तंगी तो है लेकिन 100% की तंगी नहीं है। तो उसके लिए फिर वो जाते हैं, आप टेस्ट जी जी करवाते हैं बिल्कुल, कि भाई इसमें अगर शिद्दत का है तो डायरेक्ट एंजियोग्राफी। ये इनिशियल स्टेज बता देता है कि ये तंगी है नाली में। बिल्कुल, अगर आपको ये चीज़ चंद कदम चलने पे हो रही है हाँ। और बार बार रुकना पड़ रहा है इसकी वजह से तो डायरेक्ट एंजियोग्राफी होती है। ओके। शुबे वाली चीज़ें हों तो फिर इंसान के कभी आप चल पा रहे हैं, हाँ। कभी तकलीफ हुई, कभी नहीं हुई, तो स्ट्रेस या और तरीक़ों से। ये तो हम अलामत की बात करें। अच्छा, अब अगर आपका बैकग्राउंड हाँ। खुदा न खास्ता उसमें शुगर है, ओके। ब्लड प्रेशर है, हाँ। कोलेस्ट्रॉल है, आपकी फैमिली में यंग एजेस में हार्ट के मसाइल हैं, ओके। आप सिगरेट पीते हैं, आप में मोटापा है, आपने वो सारा कलेक्शन यहाँ पे जमा किया हुआ है हाँ। जो उन तमाम मर्ज को देखते हाँ। हैं, उन लोगों में इस किस्म की अलामत हो रही है तो और ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आपको दिल का मसला हो सकता है। यानी ये वो प्लेटफॉर्म फराहम करती हैं ये सारी चीज़ें जो मैंने हाँ। जिक्र किया, सही। शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा और फिज़िकल इनएक्टिविटी कि आप वर्जिश नहीं करते हाँ। हैं, तो इन तमाम चीज़ों के साथ स्मोकिंग करते हैं या टोबैको का किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अब तो ड्रामे आप और रिस्क पे फिल्मों हो की जाएंगे। वजह से ये तो पता चल गया उल्टे हाथ में दर्द हुआ तो उसका मतलब दिल का मसला है सीने पे हाथ है ना, सीने पे और एकदम फिर हाथ, वो तो उल्टी ये तो तरफ जा आम रहा है, इंसान तो को ये पता है। काफ़ी पता चल गया तो ये है। क्या है, ये लेकिन उल्टे हाथ का क्या चक्कर है? असल में दिल की जो अपनी लोकेशन है वो कुछ लेफ्ट की तरफ है, हाँ। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि दिल का दर्द हमेशा लेफ्ट पे ही होगा। हाँ। ऑर्गन जो पेन होता है ना उसकी नर्व सप्लाई ऊपर भी होती है। ओके। यानी ऑर्गन तो अंदर मौजूद है लेकिन उसकी नर्व सप्लाई ऊपर मौजूद है। हाँ। अमूमन कॉमनली ये लेफ्ट हाथ की तरफ जाती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आपके सीने में नाफ से ऊपर कहीं पे भी तकलीफ़ इस नौइयत की हो रही है, जैसे मैंने जिक्र किया, दबाव, घुटन का एहसास, पसीने आना, दोनों बाजुओं की तरफ जाना, हाँ। या सिर्फ यहाँ पे भी रहना, हाँ। यानी ये वेरिएशंस हैं कि कभी क्लासिकल ये है कि सीने से उठने वाला पेन लेफ्ट आर्म की तरफ जाए, ये क्लासिकल है। अच्छा, लेकिन आप हर देखिए, आदमी में ये क्लासिकल अलामत नहीं होती है। वो लोग जो डायबिटिक पेशेंट नहीं है उनको तो चलो दर्द होता है, लेकिन अक्सर वो पेशेंट जो डायबिटीज का शिकार है, शुगर वालों में ये है कि ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होता है, पता ही ना चले। हाँ। ये बहुत रेयर, बहुत एंड स्टेज वाली शुगर जब होती है ना कि बिल्कुल नर्व्स आपकी ख़त्म ही हो गई हैं। अच्छा। इनिशियल स्टेजेस में ये ज़रूर होगा कि शिद्दत थोड़ी कम हुई, अच्छा। लेकिन होगा ज़रूर कुछ अच्छा, ना होगा कुछ ज़रूर। कि कुछ हुआ, पसीने आए, एकदम से आपको महसूस हुआ। शिद्दत वो वाली बेशक नहीं होगी, लेकिन कुछ ना कुछ तकलीफ नॉर्मल से हट के आप महसूस ज़रूर करेंगे। हाँ, कुछ कैटेगरी लॉन्ग स्टैंडिंग शुगर में, ओल्ड एज हैं, तो कभी कभार बिल्कुल पता नहीं चला, या ऐसी अलामत हुई जो डायरेक्ट सीने का दर्द नहीं था, हाँ। गिर गए, अचानक थकन का एहसास हो गया, सांस का एहसास हो गया, घुटन का एहसास हो गया जो थोड़ी सी देर रहा और फिर आप अपना चलना फिरना शुरू हो गए, हाँ। तो उस सूरत में भी हार्ट अटैक हो सकता है। यानी हाँ। 3-4 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनमें अलामतों की शिद्दत डिफरेंट हो सकती है। अच्छा, हाँ। जिसमें शुगर के मरीज़ हैं, बहुत ज़्यादा ओल्ड एज हैं और ख़वातीन भी हैं। ख़वातीन के अलामतें दिल की उस तरीके से टिपिकल बिल्कुल नहीं होती हैं जैसे मर्दों में होती इसका मतलब दोनों में डिफरेंस है अलामतों में, बिल्कुल। सिम्टम्स दोनों के मुख्तलिफ ज़ाहिर, हैं। यानी ये देखा गया है डाटा कि ख़वातीन में हार्ट अटैक थोड़ा देर से पिक होता है एज़ कम्पेयर टू मर्द, शायद इसी वजह से कि उनकी अलामतें मिक्स हो जाती हैं। उसमें मैं अक्सर कभी कभी कहता हूँ कि शायद खातून जो है ना अपनी अलामत बताते हुए हर चीज़ बता रही होती है, तो वो अनफोकस्ड होती है। वो शायद सोचती है कि मर्द मुझे हज़रात मौका कहते हैं, मिला तुमने है, इतना तंग किया है हमने आज जो है सब कुछ बता दो, जो बचपन से होता आया है वो सब बता दो। तो वो असल चीज़ जो उस वक्त हो रही होती है वो उसमें छुप जाती है। अच्छा।
तो इसलिए थोड़ा सा अनफोकस होने की वजह से, लेकिन ये 100% नहीं है। अच्छा। बहुत सी ख़वातीन में बिल्कुल टिपिकल उसी अंदाज से ये चीज़ होगी जैसे हमने जिक्र किया जी। कि सीने में दबाव, दर्द, घुटन का एहसास, पसीने, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये बस एक आम आदमी को समझना चाहिए कि ज़िंदगी में देखें इंडाइजेशन आपको हुई है तो वो कभी ना कभी आपने फील ज़रूर की होगी। हाँ। क्योंकि इंसान ज़िंदगी में ऐसा होता है। कुछ लोग तो बस राइजिक पीते रहते हैं, जी, खाते बिल्कुल। रहते हैं, वो मुस्तकिल। तो आपको वाज़े इशारा मिल जाता है हाँ। कि ये जो अलामत हो रही है ये वो वाली नहीं नहीं है। है। लेकिन उसकी शिद्दत कम होने की वजह से, कुछ देर में वो ठीक हो जाने की वजह से आप अपने आप को समझा रहे हैं कि भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, देखते हैं अभी क्या होता हाँ। है। अक्सर औकात कभी कभार लेट नाइट किसी वालिद वालदा को हो रही है तो वो कहते हैं अभी कौन उठाए बच्चों को, छोड़ो सुबह देख लेंगे। Exactly. इस तरीके से आप और ज़्यादा पेचीदगियाँ ला रहे हैं। हाँ। वक्त गुजरता जाएगा, हाँ। दिल को बहुत शदीद जख्म आ जाएगा। अच्छा, अब ऐसा भी होता है कभी कभार आपको खुद फील होता है कि आपकी दिल की धड़कन मिस हुई है, जैसे आपकी दिल की धड़कन नॉर्मली वैसे नहीं हो रही होती, तो अक्सर ये आप फील करते हैं। अच्छा, धड़कन के मामला थोड़े से डिफरेंट हैं दिल के, यानी धड़कन बाज़ाब्ते आप एक पूरा एक सब्जेक्ट है अच्छा, कि दिल की धड़कन के मसाइल, उसको हम बाज़ाब्ते क्या ऐसा होता है दिल की धड़कन मिस होती है अगर? जी, जी, तो क्या बिल्कुल। एक खुद को पता चलता है क्या? जी जी बिल्कुल। वो क्या होता है, मिस बीट होती है हाँ। कि दिल की धड़कन कुदरत ने एक रिदम रखी हुई है धक, कि एक धक। रिदम से चलेगी। हाँ। अब कभी कभी क्या हुआ कि ये रिदम, इसमें थोड़ी सी ऐसी गड़बड़ हुई कि एक धड़कन थोड़ा सा पहले आ गई, ओके। उसकी वजह से जो अगली धड़कन आएगी वो काफ़ी देर से आएगी। हाँ। तो वो जो धड़कन देर वाली आएगी वो ऐसा लगेगा जैसे अंदर से धक्का दे दिया, दिल किसी ने अंदर से एकदम से किस चीज़ झटका का सा लग symptom गया। है? ये किस चीज़ का ये symptom है? कभी कभी ये कोई मर्ज नहीं है और ये जवानों में बड़ा कॉमन, अक्सर हम देखते हैं, इसको हम अपनी जबान में पीवीसी कहते हैं, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर बीट, हाँ। कि धड़कन नॉर्मल होते 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 एकदम से थोड़ी सी मिस बीट हो गई। अच्छा, तो ये कोई जिसके इतनी परेशानी की ये बात अगर नहीं है। आपके बाकी मामला ठीक हैं, दिल का अच्छा। काम ठीक है, और इस किस्म के कई यंग पेशेंट मल्टीपल डॉक्टर्स के पास चक्कर लगा रहे होते हैं कि ये कुछ करें, इसका हाँ। ये पता नहीं क्या मुझे हो रहा है, हाँ। ये हो रहा है, वो हो रहा है, उनको समझाना पड़ता है कि ये एक नॉर्मल वेरिएशन है। हाँ। उसके लिए हम 24 घंटे का फिर ECG का टेस्ट कर लेते हैं कि ये कितना फ्रीक्वेंसी से आ रही है। हाँ। अगर उसकी एक फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि वो बहुत ज़्यादा नहीं है तो ये एक नॉर्मल वेरिएशन कहलाएगा इस किस्म की धड़कन, कि एकदम से झटका लगना धड़कन में। और इसमें अक्सर औकात क्या होता है कि आप किसी चीज़ में मसरूफ़ हैं तो आपको याद भी नहीं रहेगी, हाँ, और एकदम। जब आप अकेले बैठे हुए हैं, सोच में हैं, अपने साथ हैं, तो फिर महसूस होनी शुरू हो जाएगी, जितना सोचेंगे उतना फील होनी शुरू हो अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि आप सीढ़ियाँ भी चढ़ते हैं तो आपका सांस फूल जाता है, अरे 4 सीढ़ियाँ तो चढ़ी हैं, सांस फूल गया। ये किस चीज़ की वार्निंग इसमें है? बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि ये सांस देखें, एक होता है डी कंडीशनिंग वाला सांस। हाँ। वो सांस वो है, मसलन एक आदमी जिसको 10 सीढ़ियाँ चढ़ने की आदत है, उसको अगर 4 सीढ़ियों पे सांस हो रहा है तो ये खतरनाक है। यानी आपको अपनी जो भी आपकी एक्टिविटी रूटीन है, हाँ। उससे 50% पे कोई अलामतें हो रही हैं तो ये डेंजरस है। हाँ, एक आदमी जो सीढ़ी चढ़ता ही नहीं है तो उसका तो एक्सपेक्टेड है ना, वो तो दूसरी या तीसरी सीढ़ी पे उसको सांस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर सांस हो रहा है, जैसे मैंने जिक्र किया कि आपको अपनी रूटीन से 50% से कम में सांस हो रहा है, तो अब ये सिग्निफिकेंट है। ओके, फिर ये क्या बिल्कुल करें? आपका Next टेस्ट step? की ज़रूरत है, डॉक्टर को दिखाएं। ये यानी एक खून की कमी से लेके दिल का एक बड़ा मेजर मामला हो सकता है, दोनों बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक सांस होना, फेफड़ों के मसाइल हो सकते हैं, खून की कमी हो सकती है, दिल का मर्ज़ हो सकता है, और दिल के मर्ज़ में भी मुख्तलिफ नौइयत के मर्ज़ हो सकते हैं। तो रुकना नहीं है, सांस, सीने में दर्द, धड़कन इस नौइयत की कि आपको बेहोशी की कैफियत हो जाए। यानी अक्सर औकात होता है लोगों में कि धड़कन हुई, एक तो होगा कि थोड़ी सी एक्टिविटी की धड़कन हुई फिर ठीक हो गए, एक होता है एकदम से धड़कन शुरू हुई, बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे थे, और वो इतनी तेज़ हो रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप बेहोशी में जा रहे हैं, गिरने के करीब ये हैं। किस चीज़ का तो सिम्टम? ये यानी ये धड़कन का कोई मर्ज़ है जिसमें वक्ती तौर पे आपकी धड़कन इतनी तेज़ हो गई है कि अब दिमाग को खून की सप्लाई मुतासर हो रही है, इसलिए आप बेहोशी की तरफ जा रहे हैं। और इसमें दोनों तरह की धड़कन शामिल हैं, तेज़ भी और स्लो भी। बहुत से ओल्ड एज लोग ऐसी दवाइयों पे होते हैं तो धड़कन को स्लो करती हैं, जबकि उनके अपना बिजली का निज़ाम गड़बड़ होना शुरू हो गया है। तो क्या होगा, किसी भी वक्त ये धड़कन इतनी कम हो सकती है कि आप गिर जाएं, बेहोश हो जाएं। और ऐसी नौइयत में अगर ECG ने वो धड़कन पिक कर ली कि आपकी धड़कन इस खतरे की रेंज से नीचे जाती है,
तो आपको बैटरी की जरूरत, आपने सुना होगा दिल के बैटरी जी, लग जी, रही है। जी, जी, तो जी। वो बैटरी क्या यूपीएस होती है। अच्छा, दिल में लगा हुआ तो एक जहाँ यूपीएस, धड़कन मिस हुई तो वो उसने जहाँ काम धड़कन किया। एक खास रेंज से कम गई, आहा, जैसे एक दिमाग का खून बहाल रखने के लिए आपको 40 से 50 की बीट चाहिए, हाँ, इससे खुदा न खासा कम होगी तो दिमाग को खून एकदम से रुकेगा और आप गिर जाएंगे। ओके, और ऐसे औकात में अक्सर ओल्ड एज लोगों को जब कहा जाता है तो हम बैटरी क्यों लगाएं, हाँ। हम ठीक हैं बिल्कुल। अच्छा, एक नॉर्मल इंसान जो एक सर्टेन एज बाद आपको क्या लगता है कि कब अपने दिल के टेस्ट वगैरह ये एज की करवाने बात नहीं है, चाहिए? अब तो और मैं कहता हूँ 20 साल के बाद, बल्कि अब तो कहते हैं पैदाइशी तौर पे भी, यानी आफ्टर बर्थ कुछ चीज़ें, ब्लड प्रेशर का चेक होना और चीज़ें वो तो इम्पॉर्टेंट हैं। उससे हट के जब एडल्ट में हम बात करते हैं, अगर आप हेल्थ की हालत में भी हैं तो 3 चीज़ें तो चेक करानी पड़ेंगी, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल। ये 3 चीज़ें चेक कराएं, ये चेक कराए बगैर पता नहीं चलती हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, हम तो बहुत पतले दुबले, और हमें कितने कोलेस्ट्रॉल कितने नहीं अरसे होगा, बाद रिपीट करानी चाहिए टेस्ट? कम से कम साल बाद। फिर ओके, कोलेस्ट्रॉल में तो अगर 20 साल में है तो 5 साल पे भी चल जाएगा, लेकिन शुगर, ब्लड प्रेशर मेरे लिहाज से आजकल के जो हमारे हालात चल रहे हैं, इसमें सालाना आप अपना चेक रखें, क्योंकि उसमें भी फिर चेक करने पे क्या पता चलता है कि आप बिल्कुल हाँ या ना है या बॉर्डर में हैं। हाँ, हाँ, अक्सर यंग लोगों में अब आफ्टर 25 इयर्स हम देखते हैं थोड़ी सी ओबेसिटी अगर है तो उनके जब टेस्ट करते हैं तो हर चीज़ वो बॉर्डर पे होती है। ओके, थोड़ी सी शुगर बढ़ी हुई है, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ है, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर गड़बड़ आ रहा है, मोटापा है, एक्सरसाइज करनी नहीं है, खाना पीना हर किस्म का रखना है, तो 30-35 साल में तो फिर हार्ट अटैक आना है ना। हाँ, ख्याल करना है सेहत की ब्लड हालत प्रेशर में। की तो कोई साइंस और सिम्टम्स होते ही नहीं है। बिल्कुल, यूजुअली बिल्कुल। पेशेंट्स जो है वो बाय द वे आ जाते हैं ओपीडीज में चेकअप कराने के लिए, उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है और उनको जब हम कहते हैं तो कह रहे हैं नहीं हमारा तो इधर आके हो गया होगा, हमें तो कभी ज़िंदगी में सर में दर्द नहीं हुआ, हमें तो कभी गुस्सा नहीं आया। ये एक बड़ी मिसकंसेप्शन है ब्लड प्रेशर के हवाले से कि खुदा न खासा कोई तकलीफ़ें होती हैं तब वो चेक करते हैं। अच्छा, तकलीफ़ों के दौरान लिया गया ब्लड प्रेशर एग्जैक्ट ब्लड प्रेशर नहीं है। अच्छा, वो ऐसा मुमकिन है कि हो सकता है आपको बीपी नहीं हो और उस तकलीफ की वजह से वक्ती बढ़ गया। बढ़ गया हो। हाँ, ब्लड प्रेशर की तशखीस के लिए लाजमी है कि आपके बीपी नॉर्मल सुकून की हालत में चेक हो। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट सवाल, अगर आपके किसी प्यारे को दिल का दौरा पड़ा है, आपको खुद को कैसे पता चलेगा कि ये हार्ट अटैक है? वही शिद्दत, सीने में दर्द। नहीं, जैसे और for अब example- तो फिल्म में भी, ड्रामे में भी पता चल जाता है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती, आपने वो एक्शन दूसरे दिखाते को- हैं, बस दिल का दौरा पड़ गया। आप किसी, जैसे आपके अब्बा मुंह से को, बोलने की जरूरत अम्मा को, बिल्कुल, यही। दूसरे को, जैसे अगर हम यही, देख रहे हैं तो बिल्कुल। हमें कैसे कि उनकी वो कैफियत देख के अगर समझ वो आए? आपको वैसे कुछ कहते हुए नजर नहीं आएंगे कि एकदम से अपनी एक्टिविटी से एकदम से डिस्कनेक्ट हो गए, सीने पे हाथ आ गया, अगर बोल भी नहीं पा रहे तो ये अलामतें हैं कि खतरनाक है। It's a कोई very आदमी- severe pain, not a ये normal। जो हाथ रख के सीने पे रखना है ना, हाँ। ये इंसान मजबूर हो जाता तो है हम उस क्या शिद्दत करें पे। फौरी तौर पे? अब फौरी तौर पे 2-3 चीज़ें, एक तो डिस्प्लिन दी जाती है, अच्छा। लेकिन इसमें बस ये ज़रूरी है कि आप इस हद तक कंफर्म हो कि ये दिल का दौरा है। कहीं ऐसा ना हो मैदे का मसला हो रहा है और आपने डिस्प्लिन खिला दी तो और मसला हो बढ़िया। जाएगा। तो ज़रा शुबे में है तो फिर फौरी डॉक्टर से रब्ता करें। हाँ। एक ज़बान के नीचे रखने वाली गोली होती है, लेकिन उसके लिए बीपी मुनासिब होना चाहिए। हाँ। बीपी मुनासिब एक आदमी को कैसे पता चल जाता है कि आदमी होश में है, उसके हाथ पैर गर्म हैं ओके, और वो अभी तक होश में है, हाँ। तो आप ज़बान की गोली दे सकते हैं। हर घर में एक डॉक्टर का बच्चा जो है ना जरूर होना चाहिए भाई। इन शॉर्ट अगर कंफ्यूजन है ना तो आप डॉक्टर के पास जाएं। जो बता रहे हैं ना कि बीपी कम हो रहा है, आपको नहीं पता, आपको बीपी चेक करना नहीं आता, या सीने में एकदम से सांस फूल रहा है या सीने में दर्द है, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, जिस तरह इन्होंने कहा मैदे का मसला है, तो जस्ट गो टू द हॉस्पिटल स्ट्रेट अवे। फौरी डॉक्टर के पास जाएं, फिर अपनी सेल्फ, यानी उसमें जितना जल्दी आप जाएंगे दौरे के दौरान, क्योंकि आजकल क्या है, दिल के दौरे का इलाज अब फौरी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, कि वो जो नाली बंद हो रही है उसको खोल दिया जाए। बहुत से लोग परेशान होते हैं, वो लेके पहुँचे, हमें तो कभी कुछ नहीं था, अगर अलामतों की शिद्दत ज़्यादा नहीं होती है, ईसीजी में हमें वाज़े हार्ट अटैक नज़र आ जाता है। अब बताया गया कि भाई हार्ट अटैक हो रहा है, आप फौरी तौर पे एग्री हो जाएं एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी के लिए। जरा लोगों को भी बता देना, वो पहले डरते उसमें पुराने क्या जमाने problem- की, उनको पता अच्छा, है प्रॉब्लम क्या शुरू होती एंजियोप्लास्टी और है? एंजियोग्राफी। अच्छा, उनके साथ छोटा भाई आया हुआ है, नहीं हमारे बड़े भाई आ जाएं तब हम फैसला करें। वो भाई जिंदगी मौत का मामला है। अच्छा, अभी क्या होता है, वो बड़े भाई रास्ते में होते हैं और यहाँ इस मरीज को जानलेवा पेचीदगी शुरू हो जाती Oh my है। God। अब वही आदमी क्या कह रहे होते हैं, आप डॉक्टर साहब जो करना है, जब हमारे पास टाइम था, आधा अच्छा, 1 घंटा आपने जो इसमें जाया कर प्रोसीजर्स हैं दिया। एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के, वो जाहिर है काफी एडवांस हो चुके हैं।
टेक्निक बिल्कुल, अब काफी ये आगे ले गई। ऑलमोस्ट अब जैसे कराची में मल्टीपल हॉस्पिटल्स में, इवन छोटे छोटे सेंटर्स अब ऑल ओवर द कंट्री ये फैसिलिटी मौजूद है कि हार्ट अटैक के साथ फौरी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके दिल को नुकसान कम से कम होता है। ओके। यानी दिल का दौरा शुरू होने के बाद एक एक मिनट जो गुजरता जा रहा है, दिल जख्मी होता जा रहा है, क्योंकि आपकी जैसे 3 बड़ी नालियाँ, एक नाली बंद हुई हुई है, तो जिस एरिया को वो खून सप्लाई कर रही है वो आहिस्ते आहिस्ते डेड होना शुरू हो रहा है। यस। अब वो डेड एक सिरे से शुरू होता है और इस तरह चलता जाता है। 6 से 8 घंटे और मैक्सिमम 12 घंटे में वो कम्प्लीटली डेड हो जाएगा। उसके बाद आपने एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की तो नाली तो खुल जाएगी, लेकिन वो जो मसल ज़ाया होना था वो ज़ाया हो Oh गया। my God. वो जो ज़ाया हो गया तो आप अक्सर देखते होंगे हार्ट अटैक के बाद कि दिल की एफिशिएंसी कम हो गई है, कमजोर हो हमारा गया दिल। इंजेक्शन फ्रैक्शन बहुत कम हो गया है, वो ईएफ हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो इसी वजह से कि आपने जितनी देर लगा दी दिल जख्मी हो गया। अब ये कमजोर डॉक्टर साहब, मैं भी देर नहीं लगा सकती, ब्रेक पे जाना है मुझे। होती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग। हाँ प्लीज, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, तो अब हम किडनी और डायबिटीज़ के ऊपर बात करें डॉक्टर शाहिद। अब सिम्टम्स ज़रा हम शुरुआत करते हैं। पहले तो हम आते हैं डायबिटीज़ के ऊपर। किसी को ऐसे ही कैसे पता चल जाएगा कि उसको डायबिटीज़ हो रही है जबकि वो टेस्ट नहीं करवा रहा? तो क्या क्या अलामतें हो सकती हैं? देखिए, इसमें ना डायबिटीज़ साइलेंट भी होती है, बाज़ औक़ात अलामतें नहीं भी होती हैं, लेकिन क्लासिकल अलामतें जो टिपिकल जो हैं वो तो मेरे ख्याल ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान को, मतलब ऑल ऑफ द वर्ल्ड पता है। पेशाब का ज़्यादा आना, प्यास लगना, मुंह खुश्क होना, वज़न एकदम गिरना, ये तो एक क्लासिकल सिम्टम्स हैं। लेकिन आजकल क्योंकि डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है और इसमें जैसे कि पहले भी बात इंसुलिन रेजिस्टेंस की हुई, तो यंगर लोगों में भी और थोड़े से 40 के बाद जो लोग हैं उनमें कुछ ऐसी अलामात होती हैं जो क्लासिकल नहीं होती। ओके। पेशाब बिल्कुल नॉर्मल आ रहा होता है, प्यास भी नहीं लग रही होती, कोई वेट लॉस भी नहीं होता, बल्कि वेट थोड़ा सा गेन हो रहा होता है। अच्छा। ये जो एटिपिकल किस्म की अनक्लासिकल जो अलामात हैं, ये ज़्यादा आजकल जो है वो देखने में आ रही हैं। और क्योंकि लोग टेस्ट नहीं करवाते, डॉक्टर्स के पास जाते नहीं हैं, तो ये चलती रहती हैं। पता जब चलता है कि अचानक कोई टेस्ट करवाया या अचानक कोई मेडिकल हो गया या किसी जॉब में आपने हायरिंग करनी है, उसका कोई जनरल सा मेडिकल हुआ तो करवाया, तो पता चला शुगर आसमान तक पहुंची हुई है। इसके अलावा दूसरे जो प्रोफाइल्स हैं, जो किडनी फंक्शन टेस्ट हैं, कोलेस्ट्रॉल है, वो भी साथ करवाए जाते हैं रूटीन में मेडिकल के, तो वो भी बहुत हाई हुए होते हैं। तो उसमें होता ये है कि बाज़ औक़ात जब वज़न बढ़ता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है बॉडी में, तो जो इंसुलिन हार्मोन है वो बजाय कम होने के, क्लासिकल में तो ये होता है ना कि डायबिटीज़ में इंसुलिन ज़रा कम हुई या कम निकली या टाइप 1 में बंद हुई तो सिम्टम्स आने शुरू हो गए। लेकिन आजकल देखने में ये आ रहा है कि इंसुलिन ज़्यादा बन रही है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो पैनक्रियास को ऑर्डर मिलता है कि भाई क्या कर रहे हो, निकालो और इंसुलिन, यहाँ तो लेवल हाई जा रहा है, तो और निकालता है इंसुलिन, और निकलती है पैनक्रियास से। तो वो जब इंसुलिन ज़्यादा निकलती है तो बाज़ औक़ात जो ये क्लासिकल सिम्टम्स हैं जो मैंने बताया कि पेशाब ज़्यादा आना, वेट लॉस होना या प्यास ज़्यादा लगना, रात को बार बार उठना, ये क्लासिकल सिम्टम्स तो हैं ही हैं, लेकिन इन केसेस में नहीं होते क्योंकि इंसुलिन ज़्यादा निकल रही है, तो वो कवर कर लेती है, मास्क कर लेती है जो आइडियल क्लासिकल सिम्टम्स। अच्छा, क्या जेनेटिक भी होती है डायबिटीज़? अगर आपके पेरेंट्स को है तो क्या बच्चों में उसकी कितनी % चांसेस हो सकते हैं? देखिए, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ना, उसको जेनेटिक्स का बहुत मौरूसियत का बहुत बड़ा रोल है। अगर हिस्ट्री है फैमिली में तो रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी के पेरेंट्स को है या फैमिली में डायबिटीज़ है तो उसको हो। अब डिपेंड करता है, रिस्क बढ़ जाएगा। अगर पेरेंट्स नॉन डायबिटिक हैं, फैमिली में डायबिटीज़ नहीं है, तो रिस्क समझे 0.15% है। लेकिन जैसे ही अगर फैमिली में डायबिटीज़ होती है और साथ कुछ और फैक्टर्स जैसे ओबेसिटी है, मोटापा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप बैठे रहते हैं, कंप्यूटर वर्क है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है आजकल, काम का स्ट्रेस है, कोई और फैमिली स्ट्रेस है, स्ट्रेस भी है, वेट भी बढ़ा हुआ है, लाइफस्टाइल भी सेडेंटरी है, कोई एक्सरसाइज लाइफ में नहीं है, साथ स्मोकिंग भी शुरू हुई है या कर रहे हैं बहुत अरसे, तो ये कुछ ऐसे जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो साथ
जेनेटिक्स के साथ कंबाइन कर जाते हैं, अच्छा। मिल जाते हैं, हाँ। तो फिर जो है रिस्क जो है वो दुगना हो जाता है। अब जैसे एक आम इंसान जो नॉर्मली हॉस्पिटल जाके टेस्ट नहीं कराता, उसको क्या ऐसे सिम्टम्स मिलेंगे एक आम इंसान को कि उसको लगे कि अब जाके जो है मुझे टेस्ट करवाना ज़रूरी है? देखिए जो टिपिकल सिम्टम्स हैं, अगर यूरिन ज़्यादा आ रहा है, रात को भी उठना पड़ रहा है, पहले नहीं था, हाँ, चंद हफ्तों में, चंद माह में जो है आप देख रहे हैं कि आप रात को भी उठना पड़ रहा है। ओके। मौसम भी इतना सर्द नहीं है, आपको आप थोड़ा सा बार-बार यूरिन आ रहा है। बता सकते हैं कि कितनी दफ़ा उठते हैं रात में? एक आध दफ़ा तो सभी उठते हैं। देखिए हाँ, ये मतलब डिपेंड करता है, लेकिन जैसे कि पहले ही बात हुई कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि पहले आप नहीं फील कर रहे, हाँ। मसलन पहले आप एक दफ़ा उठते हैं, ठीक है ना, तो अचानक से क्या हुआ कि आप 2 दफ़ा उठ रहे हैं, 3 दफ़ा उठ रहे हैं, 4 दफ़ा उठ रहे हैं, ओके। तो फिर डेफिनेटली ये अलार्मिंग है। ओके। और एक और चीज़, चाहे पहले पानी आप ज़्यादा पी रहे हो या ना पी ना पी रहे हो, वो तब जैसे भी। आपका नॉर्मल चल रहा है ना, ओके। तो वो ये तो चीज़ है। लेकिन जब आपको पहले नॉर्मल प्यास लगती थी, ड्राइनेस जो है वो इतनी ज़्यादा माउथ की नहीं थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि अब कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से जो है वो माउथ ड्राई हो रहा है। आप पानी का इंटेक भी ठीक है, इतनी कोई गर्म एनवायरनमेंट नहीं है जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, तो आप जो है वो इसको ड्राई माउथ फील कर रहे हैं। तो ये अच्छा। भी एक सिम्टम ये हो एक सकता सिम्टम है, हाँ। दूसरा ये है कि अगर टिपिकल सिम्टम नहीं आ रहे, हाँ। वेट गेन थोड़ा सा हो रहा है, मतलब आपका कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे अपने काम में, जो भी आपका काम है उसमें कंसंट्रेशन प्रॉपर्ली नहीं कर रहे, जिसको ब्रेन फॉग कहते हैं, ठीक है ना, ये भी एक सिम्टम है डायबिटीज़ होने का। ओके। प्लस आप बगैर किसी वजह के थक रहे हैं, अच्छा। ठीक है, पहले खाना खाते थे तो बड़े एक्टिव हो जाते थे, एनर्जी गई, ग्लूकोज लेवल ऊपर गया, थोड़ा सा बंदा एक्टिव हो गया, नहीं, अब खाना खाते हैं, ग्लूकोज लेवल तो बढ़ा है, लेकिन आप बस कहते हैं बस मैं अब यहाँ लेट जाऊँ। अच्छा, हाथ पाँव भी सुन होते हैं कुछ लोगों के, होता है ना, कंप्लेन करते हैं आपके बुजुर्ग घर में, या वो हाथ पाँव सुन हो रहे हैं मेरे, या खुद कभी कभार आपको भी फील होने लगता है? देखिए जो हाथ पाँव का सुन होना है ये कई और कॉजेज भी होती हैं। अच्छा। हुई नहीं, आप तो आजकल वो डायबिटीज़ के साथ रिलेट कर देते हैं, हाथ पाँव सुन होने शुरू हो गए, खासतौर पे हाथ की, यार डायबिटीज़ ना हुई हो, ठीक है, लेकिन जो डायबिटीज़ है, जो पुरानी लॉन्ग स्टैंडर्ड डायबिटीज़ है ना, लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब बहुत अरसे से 5-6 साल हो गए हैं, तो चल फिर थोड़ा बहुत नर्व डैमेज हुआ होता है, उसकी वजह से आपको थोड़ी सी जो है ना जलन और सुनपन आ जाता है। लेकिन अचानक से जब आ रहे हैं, आपको डायबिटीज़ नहीं भी है और आपके हाथ पाँव सुन हो रहे हैं, तो उसमें 2-3 चीज़ें, जैसे अब स्पाइन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, क्योंकि डिहाइड्रेशन, हमारी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी, कई ऐसे और फैक्टर्स हैं, बैठे रहने का पोस्चर, कंप्यूटर जॉब ज़्यादा आ गई, सेडेंटरी जॉब ज़्यादा आ गई, तो जो सर्वाइकल स्पाइन है उसमें स्पॉन्डिलोसिस एक ख़ास किस्म का प्रॉब्लम है, जिसमें गैप्स कम हो जाते हैं, वर्टिब्रल हेल्थ ज़रा वीक हो जाती है, बोन थोड़ा सा ऑस्टियोपेनिक टुवर्ड्स ऑस्टियोपोरोटिक जा रही होती है ना, जहाँ पे उनका जो समझे आसान लफ्ज़ों में जो भुरभुरापन जो है वो स्पाइन से स्टार्ट हो रहा होता है, मोरों से स्टार्ट हो रहा था, तो फिर उस पर अब जिस तरह स्पाइन का लेवल है, लंबर एरिया में अगर ये वीकनेस आ रही है तो पाँव में सुनपन ज़्यादा, पाँव वाली अच्छा, साइड वो पे आप होगा, कह रहे हैं कि वो cervical सुनपन side, दूसरी वजूहात दूसरी वजूहत भी हो सकती हैं, लेकिन अगर डायबिटीज़ प्रोलॉन्ग है, अनकंट्रोल्ड है, डायग्नोज नहीं हुई हुई, तो फिर ये चीज़ें जो है ना, क्योंकि प्रोलॉन्ग है तो नर्व डैमेज तो शुरू हो गया होता है स्टार्ट से ही, तो बस वो नहीं ट्रीट हो रहा, नहीं डायग्नोज हो रहा, तो वो नर्व डैमेज ये चीज़ ला सकता है कि लोगों सुनपन को ये बताना चाहिए कि ये जो इनिशियल स्टेजेस में शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इनकी कोई अलामतें नहीं होती हैं, तो ये वेट करने वाला सिलसिला कि ये होगी तो टेस्ट होगा, ये कॉन्सेप्ट जहन से निकाल देना मतलब कि चाहिए। टेस्ट हर आदमी करना को एक सेहत आम के- चीज़ बनाए अपनी जी, जिंदगी। एग्जैक्टली, हाँ जी। देखिए बहुत से लोग, जिस तरह ने बताया ना कि बहुत से लोग तो शौकिया चेक करते हैं, घर में एक बुजुर्ग की चेक हो रही है तो मैं चेक कर लूं, तो वो उसमें पता चलता है कि ब्लड प्रेशर भी ऐसे ही चेक होता है? ये अच्छा जी, ऐसे ही पता अम्मा का हो रहा है तो चलो हम भी करा लें। ये सर, ऐसे ही तीन पता अमराज ऐसे हैं कि इनके लिए अलामतों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब तो हर एज में इट्स वेरी कॉमन। पहले एक बिल्कुल एज check होती करते थी, रिस्क फैक्टर्स होते थे, उसकी वजह से हम करा लेते अभी थे। जैसे या घर डॉक्टर में। शाहिद ने कहा ना कि खास तौर पे आपकी फैमिली में हो, आप में ओबेसिटी है और फिजिकल इनएक्टिविटी है, 30 साल के बाद समझ लें कि आप शुगर का इंतजार कर रहे हैं। अक्सर लेबोरेटरी जो है वो पूरे डिस्काउंट्स भी लगाती हैं, पैकेजेस भी लगाती हैं। अच्छी बात है, कि ये करना चाहिए। तो जब अच्छा है ना? डिस्काउंट लगे करवा ले फटाफट। अगर आपको कुछ भी नहीं है, फैमिली हिस्ट्री भी है, कम से कम साल में 2 दफ़ा शुगर का टेस्ट कराना कोई बड़ी वो नहीं है। आप फास्टिंग लेवल, अच्छा चलो HbA1c बहुत महंगा है, चलो जी अफोर्डिंग वाला मसला कोई, तो आप फास्टिंग लेवल जो सुबह का है किसी भी अच्छी लैब से जाके आप करवा लें, आपको पता चलेगा। बहुत अच्छी बात है कि लिमिट्स हैं कि आपको बॉर्डर का पता चल जाता है जी। कि अभी नॉर्मल से बॉर्डर में दाखिल हो गया।
तो वो जो उसी वक्त एहतियात शुरू कर दें हर ताकि किसी के पास शुगर घर में डिवाइस भी है, अक्सर ग्लूकोमीटर भी है, वो खुद चेक कर लें, और बहुत से लोग करते हैं। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आ गई है कि advance वो हो गई। मोबाइल बहुत सारे फोन्स लोग में- मोबाइल में मोबाइल एप्स फोन्स में हैं और एक पता नहीं क्या गोल Device सी कुछ है, मैंने हाँ। देखी अब ये डिवाइस लगाई शुगर हुई का है। है, CGM कहलाता है कंटिन्यूअस ग्लूकोज ग्लूकोज मोटर वो यहाँ पे ही रखता है। 14 दिन तक कोई Exactly. पेने को अंदर जी इंसर्ट जी, हो वो बस जाता है। ऐसे स्किन से आपके साथ अटैच हो जाएगा, हाँ। मोबाइल में आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे, पूरे 14 दिन का हर लम्हे की शुगर। और आप क्या खा रहे हैं तो आपकी शुगर जी, इंक्रीज हो रही है। बिल्कुल। मैं हैरान हो गई ये देखकर। ये और उसका उत्तर में आपको तो बार आम बार है। प्रिक्स नहीं करने नहीं करनी Exactly. तो एक ही प्रिक है, बस इधर लगा दिया, और आपकी वो हर खुद मिनट लगाते हैं, डॉक्टर से लगाते नहीं नहीं, डॉक्टर से नहीं, वो जो खुद भी लगा सकते हैं। Easy है। फार्मासिस्ट आपको फार्मेसी में मिल जाता है आपको, वो आप आपको आराम से चिपका लगा के देगा। घर में हाँ। और ये 2 वीक्स की है। और कितनी अच्छी बात है कि आपने अच्छी चावल खाया, अच्छा चावल से ये मेरी शुगर बढ़ गई। Exactly. तो अब मैं ये नहीं खाऊंगा या वो शुगर खाऊंगा। वाले को उसके अपने ट्रेंड पता चल जाते हैं कि सुबह बढ़ती है, शाम को बढ़ती है, रात को बढ़ती है। लेकिन भाई ये महंगा होता है, ये कोई सस्ता नहीं हाँ होता। देखिए, ये होता है, लेकिन हम ये इनिशियली नहीं एडवाइस करते हर किसी सब को जो नहीं। आपको लेकिन एक diagnosis है, technology है, diagnostic आप नहीं है। लोगों वो को जो पता नहीं। नॉर्मल डिवाइसेस जो हाथ में पहनने वाली वूप और आ गई हैं, उसमें तो आपको ये भी पता चल जाता है कि आप सोए कितना है, कितना अच्छा जी। सोए, कितना कम सोए, आपकी स्ट्रेसफुल नींद उससे आई तो ये है, बहुत ही सस्ती आपका ब्लड डिवाइस है। प्रेशर। धूप से तो ज्यादा बहुत सस्ती डिवाइस है ये, 12-13 हज़ार रुपए की डिवाइस है, ज्यादा। अच्छा Within 2 weeks की। 15,000 2 वीक्स या- चलती है। जी बिल्कुल। ओह वाओ। Put लेकिन something उसमें सब into कुछ it. पता चल जाता है ना, उसमें आपको ब्लड पाकिस्तान प्रेशर के भी, अंदर ना- नींद भी, पूरा लाइफस्टाइल पता चल जाता है इसके अंदर आपको। क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर को देख के ना सब मरीज बन जाते हैं और मरीज को देख के सब डॉक्टर बन जाते हैं। पता नहीं आज मैं कैसा फील कर रही हूँ, चारों तरफ मेरे डॉक्टर ही डॉक्टर हैं। मरीज तो फील नहीं कर रही ना। डिवाइस है ना, बहुत अच्छी डिवाइस है, बट प्रैक्टिकली हमारी पेशेंट्स यूज थोड़ी देर बाद छोड़ देते होते हैं। हाँ मेरे अपने अब्बा नहीं लगाते, मैं उनकी मिन्नतें कर रहा हूँ। हाँ ये कंटिन्यूअस पूरी जिंदगी की मॉनिटरिंग वाली ये तो नहीं है। 2 ये weeks ट्रेंड की चेक करने हैं, किसी के बहुत फ्लक्चुएट हो रही है तो आपको एक आइडिया हो जाता है। कि भाई क्या खा रहे हैं, मैं क्या खा रहा चीज़ हाई कर हूँ, जिसकी बिल्कुल। वजह से ये इस हो तरह जो नए डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ना, आपको उनको शुगर चार्टिंग, जिसको SMBG कहा जाता है, सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज, तो उनको आप ये डिवाइस कह दें और वो आपको चार्ट कर बार बार प्रिक से बच जाएंगे। बच जाएंगे। ओह, तो yes. वो इजी है, और उसमें वो ट्रेंड भी बता देंगे, आपका HbA1c जो 3 महीने की शुगर का टेस्ट, वो एवरेज रफली बता देते हैं। इट्स नॉट अ गोल्ड स्टैंडर्ड, बट वो अंदाजे से बता देते हैं आप कितना है। गोली से इंसुलिन पे जा रहे हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि भाई सुबह की बढ़ा के लिखनी है, रात में की ज्यादा देनी है, तो एक बड़ा बच्चों अच्छा में idea। बच्चों खास तौर पे जो छोटे यंग बच्चे हैं जो बार बार प्रिक करेंगी माएँ या उनके तकलीफ पेरेंट्स दे को हैं तकलीफ उनकी। हो ना, वो नहीं करते, जिद करते हैं। उसमें CGM बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों में, और ट्रेंड्स पता चल जाते हैं कहाँ पे डाइटरी प्रिकॉशंस लेने हैं, कहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, लो शुगर लेवल हो रहा है। हाइपोग्लाइसीमिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम भी होना चीज़ें बिल्कुल। जी हाइपोग्लाइसीमिया, लो शुगर का होना, उसमें अगर आपके पास आला नहीं है उस वक्त, तो आप ऐप खोला, मीठा खा लिया, क्योंकि शुगर का लो होना ज्यादा डेंजरस है। यस, डॉक्टर आप शायद भी कोमा में जा बताएंगे। सकते हैं ना। जी बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। exactly. अच्छा, कहते हैं ना शुगर बीमारियों की माँ है, और उस किडनी पे काफ़ी असर होता है। डायबिटिक पेशेंट जो है, अक्सर देखा गया है कि डायबिटिक पेशेंट डायलिसिस पे पहुंच जाते हैं, मतलब उनका एंड इस तरह का होता है। जी, नंबर 1 कॉज हाँ। जो डायलिसिस की या रीनल फेलियर की इस वक्त दुनिया भर में, ना पाकिस्तान में नहीं, तो नंबर 1 कॉज है रीनल फेलियर की, वो डायबिटीज़ है। अच्छा, होता ये है कि जब पेशेंट को डायबिटीज़ होती है हाँ। तो ज़ाहिर है जैसे मॉनिटरिंग की बात नहीं करते, हाँ। ठीक है ना, दवाइयाँ दे दी हैं तो डॉक्टर्स के पास फॉलो विजिट्स ही नहीं कर रहे, बस दवाई मिल गई है, सालों साल हो गए एक ही उसी medication, दवाई पे चले जा उसी रहे दवाई पे हैं, चलते जबकि रहे। फ्लक्चुएट कर गई शुगर का अलग हाल हुआ क्या हुआ। हालात चल रहे फिर हैं, एक तो आपकी dietary तशखीस ही pattern- बहुत बाद में हुई है। जी जी तो पता चली ही 5 साल बाद है। ओके, और फिर दवाई भी नहीं ले कितनी रहे। गड़बड़े अंदर हो चुकी हैं। बिल्कुल। तो उसमें ये होता है कि जब ग्लूकोज लेवल बढ़ता है ब्लड में, तो वो ज़ाहिर है वो हर जगह जाता है। वो ब्लड जो मतलब ग्लूकोज से भरा हुआ मीठा खून जो है, वो दिमाग में भी जा रहा है, आइज़ में भी जा रहा है, आपके मसल्स में भी जा रहा है, आपके किडनीज़ में भी जा रहा है। जब किडनीज़ की बात हो रही है, तो जब किडनीज़ में जब हाइपोग्लाइसेमिक जो ब्लड जाता है, तो इट्स बिकम थिक है, बड़ा वो उसमें, तो उसमें जो ये जो गाढ़ा खून है, ये ग्लूकोज वाला खून है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे केमिकल प्रोसेस होते हैं, एडवांस ग्लाइकेशन प्रोडक्ट्स होती हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। कहाँ होती है? जब जो ब्लड वेसल, स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं जो किडनीज़ में होती हैं, जहाँ पे फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस, अब वहाँ पे एक्चुअली चेंजेस आने शुरू होती हैं। ओके, अब वहाँ पे जब चेंजेस आती हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक फ़िल्टर ख़राब हुआ, दूसरा ख़राब हुआ, स्टेप बाय स्टेप जो है शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, ब्लड वहीं पे है, थिक है, हाइपरग्लाइसेमिक है, साथ वो चेंजेस आ रही हैं। हाँ। आहिस्ता आहिस्ता नेफ्रॉन्स जो हैं, जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, वो डेड हो रही हैं। अच्छा, अब ये जो डैमेज होता है ये इरिवर्सिबल हो रहा होता है।
तब ये अच्छा, अब आपका इसके जो सिम्टम्स पे आए ना, एक आम इंसान जी, जी। इतना डेप्थ में जाने के बजाय वो कहेगा हमें कैसे पता चलेगा। तो बहुत सारे तो वहमी लोग आज Symptom अपनी नहीं, urine किडनी, यार। अपना दिल और पता नहीं क्या क्या आप पकड़ के symptom बैठ पे जाएंगे। तवज्जो ना, अब सिम्टम बहुत दूर की बात हो जाए। जब चीजें तबाह हो गई, ये समझ लें तब सैलाब symptoms आते आ हैं। गया। अच्छा, अब ये चीज़ें जी तबाह शुगर होने के के साथ बाद? डॉक्टर साहब बताएंगे ब्लड के कुछ टेस्ट और यूरिन के टेस्ट आपको Exactly. पहले से बता देते हैं हाँ। कि आपकी गड़बड़ शुरू हो गई। अच्छा, यहाँ पे मैं एक दो चीज़ें जो मिथ्स हैं, मतलब किडनी डैमेज का जो है ना कोई साइन नहीं है। बिल्कुल। स्टार्ट में जब आपका किडनी डैमेज होता End है stage पे पता उसमें चलेगा। कोई वो एंड स्टेज पे पता चलता Oh है। my तो God. पेशेंट्स क्या करते हैं, वो कहते हैं यार मैंने अल्ट्रासाउंड करा लिया। और क्या करते हैं, ठीक जो है। मिथ है वो ये होती है कि आप किडनी का जो size. KUB या किडनी यूरिन ब्लैडर का जो अल्ट्रासाउंड है, जो कि ज़्यादातर यूरोलॉजिस्ट भी लिखते हैं, सारा कुछ है वो स्टोन के लिए या कैलकुलस के लिए जो हम या कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी उसके लिए जो हम करवाते हैं। तो लोग समझते हैं यार अल्ट्रासाउंड करा लिया, वो किसी और वजह से कराया होगा, या मैंने अल्ट्रासाउंड करा लिया, ये किसी ने कहा कि यार तुम्हें शुगर है किडनी चेक करा लो, तो क्या करते हैं अल्ट्रासाउंड करा लेते हो, कहते हैं जी अल्ट्रासाउंड ठीक है। ठीक है। अच्छा, फिर क्या अल्ट्रासाउंड के बाद क्या कौन सा टेस्ट जिसका नंबर आती है, जो मिथ है, RFT करवा ली। कि क्रेटिनिन लेवल चेक कर लीजिए, क्रेटिनिन बहुत ज़बरदस्त है, यूरिया बहुत ज़बरदस्त है और KUB मेरा ठीक है, मैं ठीक हूँ। ऐसा नहीं होता। हाँ। जब डायबिटीज़ आपको होती है तो ये चीज़ें रीनल फंक्शन टेस्ट या क्रेटिनिन लेवल या GFR बहुत बाद में, सालों में, इवन के 5 साल बाद तक भी वो ठीक रहते हैं। अच्छा Actually, initially डॉक्टर साहब, जी, जी। इससे पहले कि ब्रेक पे जाऊं, बताएं किडनी का पेन होता किधर है? इधर इधर समझ नहीं आता। पेन भी बड़ी गलत है। misconception। पेन भी बड़ी खून हो जाएगा तो पेन misconception है। होगा। पेन जो है वो सिर्फ कैलकुलस में या कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी किडनी किडनी में की पथरी उसमें आएगी। होता है। अच्छा, हाँ, खराबी में पेन नहीं खराबी होगा। में गुर्दे पेन की नहीं कमजोरी होता। में पेन नहीं होगा। और बल्कि कुछ लोग तो सारी जिंदगी एक गुर्दे के साथ गुजार देते हैं तो पता ही नहीं चलता। पेन नहीं होता ये इसका चीज़ें आपको पेन। मारती थोड़ी हैं ना, होता कैंसर्स, किडनी फेलियर्स, उनके दर्द नहीं होते, ये खामोशी से मारती हैं। अरे दर्दें होती हैं ना, छोटी मोटी मरने मराने की बातें हो रही है अल्लाह। इससे अच्छा, पेन नहीं होता जी, इट्स पेनलेस थिंग। और इसमें जो सबसे पहली चेंज वो आती है, जो पेशेंट को नजर आएगी, जो सिम्टम है किडनी डैमेज का, वो आपके यूरिन में थोड़ी सी झाग आना शुरू हो जाएगी। अगर अब ये झाग है या फोम है, ये बेसिकली आप देखें ना, आपने यूरिन किया, बात में लोगों की जाने, आपने पेशाब किया और कमोड में या फ्लश में अब देख रहे हैं कि थोड़ा सा पानी में झाग आ रही है, और थोड़ी देर बाद विद इन फ्यू मिनट्स वो गायब होगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन कोई ऐसा फोम, कोई ऐसी झाग जो स्टे कर रही है, काफ़ी देर तक वहाँ पे है, तो इसका मतलब है वो फोम है, झाग है, वो प्रोटीन है, वो प्रोटीन की वजह से आ रही है। ओके। तो ये सबसे पहली चेंज है, प्रोटीन यूरिया जिसे कहते हैं, सबसे पहली चेंज किडनी डैमेज की, जो कि अक्सर नज़रअंदाज की जाती और है। आप कह रहे हैं ये डैमेज होने के बाद आपको पता चलेगा ये देखें, ये डैमेज जब हो रहा है तो उसका पहला साइन यहीं पे स्टार्ट आता है। यहाँ पहला से होगा। साइन पहला यही है। साइन यही है, और ओके। पहला टेस्ट यूरिन भी यहीं अपना से होता है। अच्छा टेस्ट कराना है माइक्रो एल्बुमिन यूरिया के लिए कि यूरिन में आपके प्रोटीन आना शुरू हो गए या नहीं हो गए। ये तो आज मैंने जो मैंने ज़ाहिरी लोगों को एग्जांपल दी। डराया है ये ना, नॉर्मल यूरिन डीआर में अक्सर नहीं पता चलता। उसके लिए जो डॉक्टर देखना फवाद पड़ता ने है, कहा ना कि माइक्रो यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया कराना है। सुने, अगर आप और डरना चाहते हो तो देखते रहिए हमारा शो। एक छोटे से ब्रेक के बाद क्या होगा आज, चलो भाई, लेबोरेटरीज में लाइन लगी होगी आज और टेस्ट हो रहे होंगे। सारे डॉक्टर्स ने मिलकर आपको इस बात पर बावर कर दिया है कि आपको टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है कुछ महीने बाद। अब हम ब्रेक के बाद आके एक और खौफनाक डिस्कशन होगी, वेंटिलेटर। क्या वेंटिलेटर पे जाना क्या आखिरी गुड बाय होता है, क्या होता है? छोटे से ब्रेक के बाद जानिए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अब चलते हैं ख़तरनाक चीज़, जो हम सबको ये लगता है, जिसकी भी खबर अपने किसी रिश्तेदार की, किसी प्यारे की खबर आई कि वो वेंटिलेटर पे चला गया है, तो हम सब मेंटली ना तैयार हो जाते हैं कि अब कोई कुछ ही दिन में बुरी खबर आने वाली है। क्यों लोग इतना डरते हैं डॉक्टर साहब वेंटिलेटर पे जाने से? डरना बनता है बिकॉज ऑफ वेरी हाई मोर्टेलिटी। आपके जो बाहर के मुल्क हैं, लाइक वेस्टर्न कंट्रीज, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, द ओवरऑल मोर्टेलिटी ऑफ द वेंटिलेटेड पेशेंट्स 15 से 20% है। चाइना में 15 से 30% है। बाकी लोग जिंदा बच जाते हैं। पाकिस्तान में कोई बचता ही नहीं होता। द रीज़न इज़ वी डोंट हैव इंटेंसिविस्ट। हर चीज़ का एक स्पेशलिस्ट होता है। डॉक्टर साहब बैठे हैं, दिल के स्पेशलिस्ट हैं, मैडम बैठी हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। सो जो हमारा सांस आता है ना, इसके स्पेशलिस्ट होते हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं। उनमें एक स्पेशलिटी होती है पल्मोनोलॉजी की, पल्मो क्रिटिकल केयर। वी डोंट हैव दैट इन पाकिस्तान। हमारे क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, हमारी 25 करोड़ आबादी है, 70 लोग पाकिस्तान में प्रैक्टिस करते हैं क्रिटिकल केयर की, वो भी कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो अच्छे हैं। इसलिए
अमीर अमीर लोग कुछ बच जाते हैं, लेकिन जो जनरल हमारी 90% पॉपुलेशन है, दे डोंट हैव एक्सेस टू दिस गाइस। मैं बस थोड़ी सी तस्हीह कर दूं कि हमारे NICVD में क्रिटिकल केयर का प्रॉपर ये देखे डिपार्टमेंट डॉक्टर मौजूद है। प्रमोशन करना भी जरूरी है भाई। पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल है और रोज़ाना कई मरीज़ वेंटिलेटर पे जाते हैं और निकलते हैं, हार्ट अटैक के साथ आते हैं, उनके लिए पूरा एक डिपार्टमेंट अलग से मौजूद है, जैसे डॉक्टर साहब हमारे यहाँ तो सर फेलोशिप भी शुरू हो गई है उसमें। ये चलो शुरू भाई हो गया। तुम भी स्किन थ्योरी के बारे में बताओ ना, ये जो मतलब सब क्रॉस द बोर्ड था ना कि है ही नहीं, वो थोड़ा नहीं, सा हम इनकी वजह से वेंटिलेटर नहीं रखते भाई, क्योंकि आगा खान में ऑब्वियसली आगा खान में तो है ही कि फैसिलिटीज। पब्लिक सेक्टर में फिर लोग वेंटिलेटर पे जाना ही छोड़ देंगे कि यहाँ तो कोई आई विल बी वेरी ब्लंट, ठीक 6 यूनिट्स के अंदर टोटल क्रिटिकल केयर की ट्रेनिंग हो रही है। NICVD इज़ अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान, वो सिंध में अवेलेबल है, सिर्फ वहाँ पर ही चीज़ें अवेलेबल हैं, बाकी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। पेशेंट डाई, देयर इज ओनली वन ECMO जो मशीन है वो NICVD के अंदर है, जो वेंटिलेटर से नेक्स्ट लेवल पे होती है, नॉन फंक्शनल है। पंजाब में एक है, सिर्फ दिखाने के लिए होती है, नॉन फंक्शनल है, ठीक है। वेंटिलेटर्स की सिचुएशन ये इन कोविड, आई टॉक अबाउट मेयो हॉस्पिटल, बट आई एम फ्रॉम किंग एडवर्ड, आई हैड ट्रेनिंग इन मेयो हॉस्पिटल 2020, कोविड की वेव हिट की, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट नहीं थे, कोई मसला नहीं, 3 साल कोविड रही, हमने ट्रेन नहीं किए। मेयो हॉस्पिटल के अंदर 2020 से 2022 तक कोविड की वेव के अंदर एक बंदा वेंटिलेटर पे नहीं जिंदा बचा, जो गया 100% मरा। पाकिस्तान के अंदर वही लोग बच्चे जिनके पास कोई बहुत अच्छा इंटेंसिविस्ट था या जिनके बच्चे डॉक्टर थे, बैठ के वो उसके बाद सेटिंग सेट करते रहे। वेंटिलेटर की सेटिंग होती है जो पूरी ट्रेनिंग। मैडम हर मशीन की सेटिंग होती है। अगर आप जो है फूल विद अ टूल इज स्टिल अ फूल। अगर आप एक बंदे को ट्रेन नहीं करोगे वेंटिलेटर्स पे, आपके बंदे मरेंगे। एक तो हमारे डॉक्टर्स को चीज़ बड़ा क्लियर पेशेंट से करनी चाहिए, देखो आपके पेशेंट के सर्वाइवल मुश्किल है, डोंट पुट हिम ऑन द वेंटिलेटर, उसको तकलीफ नहीं देनी, लेट्स एक्सेप्ट कि ये अल्लाह की मर्जी है, ना ओल्ड एज पेशेंट है, बहुत सारे मसले हैं, डोंट पुट दैट पेशेंट ऑन द क्योंकि बहुत वेंटिलेटर। तकलीफदेह है ये प्रोसेस। पेशेंट के लिए होता है, वो बेहोश होता है, सारा कुछ है, पेशेंट फील इट, इवन पेशेंट फील सर्जरी की भी पेन सब कुछ फील करते हैं, वो तो बेहोश के होते हैं, उनको बुला देते हैं, सारा कुछ हो जाता है। तो वी नीड वेंटिलेटर्स एंड वी नीड द ट्रेन्ड स्टाफ टू मैनेज इट। 70 पाकिस्तानी इंटेंसिविस्ट हैं, 25 करोड़ की आबादी है, अगर एक इंटेंसिविस्ट 30 बंदों को रोज़ाना देखे 300 साल चाहिए एक दफ़ा कवर करने के लिए। ये हमारे पाकिस्तान तो की सिचुएशन है। ये वाला प्रोफेशन जब आप कह रहे थे कम लोग हैं, इस तरफ क्यों नहीं रुख करते? अगर आप एक मेडिकल ऑफिसर की तनख्वाह 1.5 लाख है और स्पेशलिस्ट जो आते हैं उसकी तनख्वाह 2 लाख है, व्हाई वुड ही गो टू दिस फील्ड जिसमें उसको मार भी खानी पड़ सकती है, जिसमें उसकी प्राइवेट प्रैक्टिस भी नहीं है, जिससे सारे दिन खड़े होने और टेंशन लेना, सुबह दोपहर शाम बैठना उसके अंदर, व्हाई ही वुड गो देयर? देयर इज़ नो इंसेंटिव टू गो देयर। जो लोग अपने दिल से मेहनत से एक्चुअली जो खिदमत करना चाहते हैं ना, ये वो चंद लोग हैं जो इसमें जाते हैं। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फील्ड। लोग आप पीपल आर वेरी फ्यूरियस, उनका मरने वाला बंदा वो आपके ऊपर चढ़ सकते हैं, आपको सोचना पड़ता है मैं क्या करूं। दूसरी बात ये कि इट नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, इट नीड्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, अ लॉट ऑफ पेन। इफ़ यू डोंट कॉम्पेंसेट दोज पीपल, अगर आप उनको कुछ स्पेशली उनके ख्याल नहीं रखोगे, वो भाग जाएंगे। उनकी डिग्री होती है, बाहर भाग जाते हैं, बाहर यूँ ही उठाते हैं उनको। क्या डिग्री होती है उनकी? लाइक मैडम पहली बात है, वी डोंट हैव अ वेरी स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन है। 6 इंस्टीट्यूशंस करवा रही हैं, एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन 180 हैं पाकिस्तान के अंदर। हमारा जो प्रॉब्लम है, हमारी मेडिकल एजुकेशन इस तरह है कि हम जनरल कामों के लिए तो डॉक्टर बना रहे हैं, हम फिजिशियन बहुत अच्छे ढेर सारे बना रहे हैं। हमारी 25 करोड़ आबादी है, 25 लाख बच्चा हर साल MD कैट का एग्ज़ाम देता है, 25,000 बंदा तकरीबन जो है ना मेडिकल में इनरोल होता है, 1000 बंदा FCPS पास करता है एक साल के अंदर, ठीक है, जस्ट 1000। और उसके अंदर में जो स्पेशली क्रिटिकल केयर के थोड़े से होते हैं, हमारे जनरल फिजिशियन, बहुत में एक जनरल सर्जन हूँ, बहुत सारे जनरल सर्जन, बहुत ज़्यादा गायनेकोलॉजिस्ट, क्योंकि हमने जो हिसाब लगाया कि हमने कितने डॉक्टर ट्रेन करने, हमने ये नहीं देखा कि हमारे 25 करोड़ लोगों को कितने चाहिए। हमने ये देखा इस अस्पताल जितने बेड ने ना, उन्हें डॉक्टर भर्ती कर लो साहब ने, मोटा हिसाब। डॉक्टर साहब, अगर अपने किसी फैमिली मेंबर को आप अस्पताल लेके जाते हैं, तो अगर आप डॉक्टर नहीं हैं, आपको कोई इतनी मेडिकल नॉलेज नहीं है, उनको क्या क्या 4 मोटी मोटी बातें आप समझाएंगे रिगार्डिंग वेंटिलेटर, कि उन्होंने अपने प्यारे को वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना है या नहीं, अगर फैसला उनके हाथ में है? अक्सर बहन भाई अपने किसी एक समझदार बहन भाई को आगे कर देते हैं, बताएं भाई साहब क्या अम्मी को डालें वेंटिलेटर पे या नहीं डालें, आप बताएं। रूल नंबर 1, व्हेन यू विल आस्क द डॉक्टर अगला ऑप्शन, वो बेचारा एंड में कहेगा जी वेंटिलेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल द डॉक्टर एंड द पेशेंट दे हैव टू हैव अ डिस्कशन। ओके, फ़ायदा होना है तो डालें। देखो किन को फ़ायदा हो सकता है। डॉक्टर साहब ने कहा कार्डियोलॉजी की जो पेशेंट वेंट पे जाते हैं वापस आ जाते हैं, सर्जरी के पेशेंट वेंट पे जाते हैं वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी चल रही होती है। पेशेंट की किडनी फेलियर है, पेशेंट को फेफड़े ख़त्म है, स्मोकिंग से, TB से, वट पेशेंट की बहुत ओल्ड एज है, अगर सर्वाइवल के चांसेस नहीं हैं
don't go for that because we don't have intensive. लोगों के तो घर बिक जाते हैं वेंटिलेटर के चक्कर मैडम में। एक बार आपका बंदा वेंट पे चढ़ गया, प्राइवेट अस्पताल लाख 1.5 लाख लेता है, खर्चे बन जाते हैं आपके। आप उसको नहीं उतार सकते, आप हर चीज़ बाकी आप घर बेचते होते हो। बात यह है कि आपने तब वेंटिलेटर पे डालना है इफ़ यू हैव इंटेंसिविस्ट एंड इफ देयर इज सर्वाइवल। इफ देयर इज नॉट अ सर्वाइवल, डोंट पुट दैट पेशेंट ऑन वेंटिलेटर। पहली बात। इसका मतलब फिर इसके लिए तो रिसर्च लोगों को करनी पड़ेगी प्रॉपर कि इसमें किस आपको थोड़ा सा डॉक्टर पे एतमाद करना पड़ेगा। हाँ जो चीज़ें आपके समझने की समझाने की नहीं है, तो उसमें सिर्फ देखें कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ डॉक्टर को आपसे पूछने का भी मौका नहीं होता। हमारे यहाँ अक्सर पेशेंट आते हैं जो एकदम से अरेस्ट में चला गया, तो वो तो एडमिशन के वक्त ही उनसे वो साइन ले लिया जाता है कि जो भी चीज़ें हमें ज़रूरी होंगी वो हम करेंगे इस दौरान, और उसमें वो वापस भी आ जाते हैं। तो एक्यूट क्रिटिकल इलनेस जिसमें अचानक सांस बंद हुआ है लेकिन बाकी चीज़ें कायम हैं। सलामत है। हाँ शदीद किस्म का इन्फेक्शन हुआ जैसे कोविड मैडम आई वुड डिसएग्री एट दिस पॉइंट। कोविड की 3 साल की वेव्स आती रही हैं, हमने कोई लोग तैयार नहीं सेगमेंट इनको बोलने किए, देते हमने लोग तैयार नहीं किए। लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक, लेट्स नॉट हनी कोट एनीथिंग। हाँ हमने क्रिटिकल केयर के लोग तैयार नहीं किए, हमने क्रिटिकल केयर की नर्सेज तैयार नहीं की, हमने आईसीयू के अंदर हुकूमतों ने पैसे भी दिए, ठीक है उसमें पैसे खाए भी गए, महंगे भी लिए, लेकिन हुकूमतों ने पैसे दिए, वट एवर हुकूमतें थी उन्होंने दबा के दी। एनडीए में इसके अंदर है जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है हमारी अथॉरिटी है, सब आए, उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत वेंटिलेटर लिए गए। वैसे पढ़िए वेंटिलेटर विदाउट इंटेंसिविस्ट इज अ फर्नीचर। अच्छा कमिंग बैक टू आवर कॉन्सेप्ट, जो हमारे शो का कॉन्सेप्ट है सिम्टम्स। Symptoms. हम हाँ बेसिकली आप मुझे बताएंगे ये कि जो सिम्टम्स हैं वेंटिलेटर पे जाने के, किसी के कोई मरीज है वो क्या है, मोटे मोटे सिम्टम्स जो मैडम, एक आम इंसान को समझ सादा आए। सी बात क्योंकि है। हमारा कॉन्सेप्ट यही है ना, हमारे इतनी बड़ी different साइंस में organs हम हैं। कैसे जाएं। हमारी किडनी फेल होते हैं, हम डायलिसिस पे चला जाते हैं, हमारे फेफड़े फेल होते हैं, जिस वजह से ही फेल होते हैं। हमें सांस हर टाइम चाहिए। वेंटिलेटर एक बहुत अच्छी मशीन है, वो आपको नहीं मारती, वो आपका सांस हर लम्हे पे लम्हे चलाती है, लेकिन आपकी बॉडी के सांस की रिक्वायरमेंट हर लम्हे हर सिचुएशन के साथ चेंज होती है। आपका सिर्फ सांस नहीं चलना, आपकी बॉडी का किडनी भी है साथ, आपका हार्ट भी है, आपका लिवर भी है। आप सीधे पड़े हुए हो, पड़े पड़े आपको बेड सोर भी बनने हैं। आप 10 दिन वेंटिलेटर पे पड़े हो, आपको खुराक ही नहीं गई, उसने भी जाना है ना। द होल थिंग नीड्स अच्छी ट्रेन नर्सेज, द होल थिंग नीड्स न्यूट्रिशनिस्ट, द नीड रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, दे नीड फिजियोथेरेपिस्ट, दे नीड द पीपल हु एक्चुअली लीड द होल थिंग, द इंटेंसिविस्ट, जो कि हमारे पास नहीं है। हम क्या करते हैं, वेंटिलेटर चूँकि पाकिस्तान में सारे डॉक्टर बैठे हैं, चलाना नहीं आता। एनेस्थीसिया वाले जो बेहोश करते हैं ना डॉक्टर, उनको चलाना यार एनेस्थीसिया वाले दे वाले कर दो, कम से कम वेंटिलेटर दे आ भी लेगा तो चुक भी लेगा, दैट्स ऑल। दरमियान में मैनेजमेंट वाला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वेंटिलेटर पे कितने दिन तक रह सकते हैं? डिपेंड्स अपॉन, अगर आप अच्छी केयर करते हो, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा ख़राब हालत के बावजूद वापस आ जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट यू हैव टू डिस्कस विद द डॉक्टर फर्स्ट, बड़ा क्लियर। अगर चांसेस लोग महीना मेरी अपनी पप्पो 3 महीने वेंट पे लेके वापस आई, ठीक है, दैट वाज अ गुड इंस्टीट्यूशन। वापस मेरी मदर इन लॉ 5-6 दिन रहकर वापस आई। आती हैं, हाँ, वापस 3 आते हैं दफ़ा उनकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ लोग है। आते हैं वापस, बिकॉज अच्छी केयर मिले लोग आ जाते हैं वापस। दैट डज नॉट मीन कि आप जी अपने डॉक्टर को पकड़ ले मेरा मरीज़ क्यों मरा। इट्स ऑल डिपेंड्स कि मरीज़ का फ़र्क क्या है। लेकिन जब तक हम अपने आप को, हम अपनी हुकूमत, हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं और हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जब तक ये पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे कि हमने लोगों को ट्रेन करना। द प्रॉब्लम इज़ कि हमारा जो बड़ा डॉक्टर है वो छोटे डॉक्टर को ट्रेन भी नहीं करता। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन चलिए हम उस बहस में नहीं जा रहे ना, हमारा टॉपिक पे मैं बार घर नहीं, लेकिन एक घेर चीज़ इसमें मैं कहूँगा, मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब अग्री करेंगे। वेंट तो एक तो वेंट बताया ना, ये सर्जन है खुद, और किसी की सर्जरी करनी है, बेहोश करना है, तो वो भी वेंट पे जाते हैं। वो भी आ जाता है। मेरी पित्ते की सर्जरी तो मैं भी वेंट पे था। या डेफिनेटली। तो हर ऑपरेशन में मेरे भी पित्ते की वेंटिलेटर होता सर्जरी है। हुई तो क्या मैं भी वेंट पे गई हूँ? होंगी बिल्कुल, यस। जितनी देर आप मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं। बेहोश रहेंगे, जी हर ऑपरेशन में आप वो वेंटिलेटर पे वापस डालते हैं, होश में आपको उठा आने लेते हैं। तक तो पूरी देर कॉन्सेप्ट आपको वेंटिलेटर पता पे होना रहेंगे। चाहिए कि हम बात क्या कर रहे हैं। हर मरीज अगर बेहोशी ऑपरेशन है, तो ये जो हम बात कर रहे हैं वो मेडिकल इमरजेंसीज या इमीडिएटली कोई प्रॉब्लम हुआ, जिस तरह डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, तो आते हैं मरीज वेंट से वापस। आप आई, मैं आया, ठीक है, तो इस तरह होता है डेफिनेटली। मुझे पता ही नहीं। सिम्टम्स अच्छा के साथ ना, जैसे आपने सिम्टम की बात की, तो शदीद सांस और फिर पैरामीटर्स होते हैं। सैचुरेशन कम होनी शुरू हुई, फिर ब्लड में ऑक्सीजन की मेजरमेंट्स होते हैं, ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, उनसे अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि अब इंसान की अपनी सांस
जिस्म में वो ऑक्सीजन की मकदार नहीं रख पा रही, और अगर ऐसे ही रहा तो मरीज़ कोलैप्स हो जाएगा थोड़ी देर में, हमारे तमाम इलाज बेकार हो जाएगा इस दौरान। तो अब ये वक्त आ गया है कि इसको इंट्यूबेट करके अब इसको मशीन पे सांस का सहारा दिया जाए। अच्छा, ऑक्सीजन मास्क लगाना और फिर वो गर्दन में जो मैंने अक्सर मतलब एक आम इंसान की तरह मैं पूछती हूँ क्योंकि मुझे नॉलेज वाली नहीं है ट्यूब जो इसकी। वो इंट्यूबेशन ट्यूब जो है, हाँ, वो इसी का पहले मुंह पहला से भी मरहला जाती है। है, यहाँ से भी जाती यहाँ है। से जो कट लगा के इसकी बात करिए आप? जी, ये क्या डिफरेंस है इन सब चीज़ों में? मैडम ये वाली जो चीज़ें हैं ना, देखिए सबसे पहली चीज़, आपने सांस है तो जान है, ठीक है। डॉक्टर का जो काम होता है सबसे पहले वो सांस को, एयरवे को मेंटेन करता है, किसी तरह में इसका सांस चला लो, ठीक। तो उसकी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। आपका सांस थोड़ा बहुत कम आ रहा है, आप मास्क से कर लेते हो, आप नेज़ल कैनल से कर लेते हो। अगर आपको सांस बिल्कुल मरीज़ों को नहीं आ रहा तो फिर वो एक ट्यूब होती है, वो एक लाइट के थ्रू डालते हैं, एक औजार के थ्रू, वो अंदर चली जाती है। आपका सांस बाहर से अंदर लाने के लिए, मरीज़ बेहोश है, वो सांस नहीं ले रहा, आप उसको पंप करते रहते हो, एक बैग होता है, उससे ऑक्सीजन पंप करते रहते हो, आपको सांस चलाते रहते हो जब तक कि आप उसे वेंटिलेटर या किसी लाइफ सेविंग मशीन पे या किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं लेके जा सकते। इट्स अ बेसिक लाइफ सेविंग थिंग जो हमारे इवन जो पैरामेडिक्स हैं उनको भी आने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप इसकी बात कर रहे हो, जब 8-9 दिन, हफ्ता, 10 दिन पड़ा रहा मरीज़ वेंटिलेटर पे, तो वो एक ट्यूब अंदर पड़ी हुई है, ये नरम सी कार्टिलेज है, ये बेचारी जो है ना वो डैमेज होने लग जाती है। तो व्हाट द डॉक्टर्स डू, यहाँ पे बड़ी पतली स्किन होती है, जस्ट पुट अ स्मॉल इंसिजन हियर, उसमें एक छोटी सी ट्यूब जो डॉक्टर साहब करें ट्रेकियोस्टमी, वो आप डाल देते हो ताकि ये मुंह के अंदर से वो ट्यूब निकल जाए, बस बार बार सांस के साथ कनेक्शन हो जाए और वो सपोर्ट मिल जाती होती है और वेंटिलेटर लोगों को बचाते हैं। हर बंदा जो मुकम्मल बेहोश होता है वो वेंटिलेटर पे जाता है और वो सारे वापस आते हैं, क्योंकि मरीज़ ठीक होता है, छोटी सी सर्जरी होती है, चंद घंटे का होता है और डालते ही वेंटिलेटर पे वो हैं बेहोशी के लिए, ऑपरेशन के लिए, जो पता होता है कि उसने उठ जाना है। दी सर्जन आर वेरी सिंपल पीपल। वी आस्क अवर एनेस्थेटिस्ट, यार बेहोश हो जाएगा, जब बेहोश हो जाता है फिर पूछते हैं यार उठ जाएगा, तो डॉक्टर साहब उठ जाएगा, छोटा सा ऑपरेशन है। प्रॉब्लम कहाँ आते हैं, जो आम लोग जिस वेंटिलेटर पे बात करते हैं ना, जो बाहर उनको बड़ा सा पड़ा नज़र आता है, बंदा बेचारा बीमार होता है, उसका दिल ख़त्म है, उसके फेफड़े ख़त्म है, उसकी किडनीज ख़त्म है, वो आईसीयू में इन्फेक्शंस हो गई हैं, वो बेचारा आईसीयू दाखिल हुआ आखिरी उम्मीद के तौर के ऊपर, और उस जब वेंटिलेटर पे जाते हैं उसकी सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं तो वो चल नहीं सकता। इससे नेक्स्ट लेवल चीज़ है एक्मो, विच हेल्प्स, जो बाहर बहुत ज़्यादा होती है। माय फ्रेंड्स जो यूएस के अंदर है, एक्मो क्या चीज़ है? ना एक्मो इज समथिंग जो कि जस्ट सादा अल्फाज में, यू नो द डायलिसिस आम अल्फाज में जहरीले मादे साफ कर लेता है, Okay. काइंड ऑफ एक्मो इज काइंड ऑफ लाइक द सेम थिंग, जो एक वेंटिलेटर भी होता है जो सांस को सेट करता है, लेकिन आपके बाकी ऑर्गन्स जो डैमेज है ना, तो उनकी चीज़ों को सेट करने के लिए, बेहतर और करने के लिए पाकिस्तान में है ये? पाकिस्तान के अंदर एक्मो जो है ना डॉक्टर साहब के इंस्टीट्यूशन के अंदर है। किया गया है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होने की वजह से Okay. हम आपको ये चीज़ें इन्वेस्ट करेगी हुकूमत, इन पे करेगी, नॉर्मलाइज करेंगी, चीज़ें भी सस्ती हो जाएंगी, लोग और train भी दुनिया में होंगे। कौन कौन से मुल्कों में आम है ये एक्मो? बाहर वेरी यूएस बहुत कॉमन है, चाइना में बहुत कॉमन है, ठीक है। आप जब चीज़ें खुद बनाते हो ना, यू स्टार्ट डोंट परचेज फ्रॉम आउटसाइड, तो वो चीज़ें बहुत सस्ती हो जाती हैं। देयर इज़ अ वेरी 80-80 साल के बूढ़े होते हैं, किडनी फेल होते हैं, लिवर फेल मसले होते हैं, एक्मो पे जाते हैं, ठीक होकर वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग ये रूटीन में कर रहे हैं, रोज़ाना कर रहे हैं। हमारे पास अच्छा, कोई इस तरह का मेजर है कि वेंटिलेटर पे मरीज कितने दिन तक जिंदा रह सकता है जब कोई अच्छी hopes केयर हो मैडम, अच्छी केयर हो, महीनों में जिंदा रह सकते हैं। महीनों? यहाँ पे बात अच्छी केयर चाहिए। डिजीज बर्डन का ख्याल रखना है आपने। देखिए, आप हर एक को वेंटिलेटर पे डालते रहेंगे तो जो इन्होंने कहा बहुत कम है, ट्रेन पर्सन पीछे वो एक कोई का- प्रिंस था जो पता नहीं कितने सालों बाद होश में आया, वो सही कहानी थी। मैडम कहानी ऐसा वेंटिलेटर पे होती था है, और वो उस तरह का कुछ मोस्टली सिनेरियो था। कोमाटोस पेशेंट्स होते हैं, वो वापस आ जाते हैं, लेकिन वी हैव टू टॉक अबाउट द नॉर्मल। इस तरह की खबरें बहुत हमेशा अट्रैक्ट करती हैं हमें, तो बहुत मशहूर होती हैं, लेकिन उस आम बंदे की बात करनी है ना, जो कि रेडी लगाता है, जो बंदा बस का कंडक्टर है, उसको कितनी एक्सेस है। हमारे एक्टर्स को, पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को एक्सेस है। मैडम द थिंग इज दैट जब तक हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे पॉलिटिशियन उसी सरकारी अस्पताल से अपने हल्के वाले से इलाज नहीं कराएंगे, ये चीज़ें कभी ठीक नहीं होगी। जब तक गरीब का बंदा वहाँ जाता रहेगा ना, तो उसकी लाश आएगी और अल्लाह की मर्जी का आ जाएगा। डॉक्टर बेचारे क्या करें, वो जो बेचारा डॉक्टर वेंटिलेटर पे काम कर रहा होता है ना, वो होता है जो ड्यूटी दे रहा है, जो ड्यूटी से भागा नहीं हुआ, वो सुबह शाम वहाँ पर काम कर रहा है, बेचारा एंड में मार भी वही खाता होता है। वो जो नर्स और डॉक्टर काम करें, उन्हीं को कुट पड़ती है जो ड्यूटी पे होते हैं। हाँ, ये वाली एक कभी हमने बात नहीं की कि जब किसी का प्यारा जाता है तो वो सारा गुस्सा डॉक्टर्स और उस वक्त जिस कंडीशन में गुस्सा- होता है वो सारा बेयर आप लोगों गुस्सा को इसलिए करना। निकलता है मैडम, गुस्सा इसलिए निकलता है। चीज़ की होती है, अस्पताल में एंट्री से लेके पर्ची बनाने से लेके जो प्रॉब्लम उस बेचारे ने फेस की ये है, वाकई हमने एंड कभी में इस उसको बात डॉक्टर नहीं मिलता है। मैडम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हर लेवल पे एंटर होने के लिए पैसे देने होते हैं। आप गार्ड को पैसे दोगे, एवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है, गार्ड को पैसे दोगे
तो वो आपको एंटर होने देगा, नहीं तो आपकी अच्छी बेइज्जती करके आपको निकाल देगा। वो जो हर लेवल पे गार्ड से पर्ची पे हर लेवल पे बेइज्जतियाँ करा के बेचारा आता है और एंड में उसका पेशेंट भी बेचारा फौत हो जाता है, उसका गुस्सा डॉक्टर भी निकलता है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने तारीफ भी बहुत की कि उनका पैसा नहीं खर्च होता और बहुत अच्छे इलाज भी हो जाते हैं। तो चीज़ें हैं। हम बिल्कुल नेगेटिव चीज़ बहुत नहीं से दिखा ऐसे सकते ना। हॉस्पिटल गवर्नमेंट बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन सर्टली वो अपनी जितनी वॉल्यूम वो केटर कर सकते हैं उससे 3 या 4 गुना मरीज़ डील कर रहे हैं। उस वजह से मरीज़ों को कुछ तकालीफ ज़रूर होती हैं, लेकिन केयर के हिसाब से लाइक हम अब NICVD की बात करें तो दुनिया में कोई भी कार्डियक सेंटर एक्यूट इमरजेंसीज डील कर रहा हो तकरीबन उस जैसी इमरजेंसी सर्विसेज हमारे यहाँ मौजूद हैं। चाहे वो पेस मेकर्स हों, चाहे वो स्टेंट्स हों, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो बच्चों की हम पता सर्जरी नहीं हो। कहाँ मैंने शुरू किया था प्रोग्राम, मैं खुद ही भूल रही हूँ और हम कहाँ चले गए, है ना। अब हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हम दोबारा अपने शो को वहीं लेकर आते हैं कंपोज करके कि भाई सिम्टम्स आ रहे हैं, अलर्ट्स आ रहे हैं, वार्निंग्स आ रही हैं, इसका क्या मतलब है। तो एक ब्रेक के बाद रहे हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब ज़ाहिर है आपके घर में जो इतने भी बुजुर्ग हैं जिनकी आपको बहुत केयर करनी है, हम डॉक्टर साहब की तरफ अपने तोपों का रुख मोड़ देंगे और उसके बाद हम अपने दोबारा से टॉपिक पे वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम वापस आ गए हैं और डॉक्टर समर अब मैं आपके पास आ रही हूँ। ज़ाहिर है हर स्पेशली पाकिस्तान में हम सबको अपने बुज़ुर्गों की बहुत फ़िक्र होती है और ये बहुत अच्छी बात है। कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान रुका हुआ है, संभला हुआ है, उसमें ये सबसे बड़ी बात है कि हम अपने बुज़ुर्गों का ख्याल करते हैं और उनके लिए हमेशा फ़िक्रमंद रहते हैं। सो ज़ाहिर है आप उसी शोबे से रिलेटेड हैं, तो आपसे सिम्टम्स पूछना शुरू करेंगे। बहुत सारे बुज़ुर्ग अक्सर नहीं बताते अपनी तकालीफ़ के बारे में कि बच्चों को तकलीफ़ ना हो, बच्चे मसरूफ़ हैं, उनको डिस्टर्ब ना करें। अब आप खुद चेंज देखेंगे अपने बुज़ुर्गों में, उनको चक्कर आना शुरू हो रहे हैं। वो नॉर्मल है, बिल्कुल हट्टे कट्टे थे सब, लेकिन लड़खड़ाने लगे हैं, चक्कर आना शुरू हुए हैं। तो ये किस चीज़ के सिम्टम्स हो सकते हैं? अच्छा देखें, जो बुज़ुर्गों की बात की, खाली मेरी बुज़ुर्गों की स्पेशलिटी नहीं है, मेरी इंटरनल मेडिसिन भी है, लेकिन चूँकि मैं बुज़ुर्गों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक तरीके से, तो आई कैन टेल यू कि होता क्या। जो चक्कर आने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि बुज़ुर्गों के सिम्टम्स जो भी हों वो नॉर्मल सिम्टम्स से थोड़े से हट के इस तरह होते हैं कि वो मास्क इफ़ेक्ट होता है। जिस तरह थोड़ी देर पहले डॉक्टर फवाद फारूक और डॉक्टर शाहिद बात कर रहे थे कि जो सीने में टिपिकल जो सीने का दर्द होता है वो बुज़ुर्गों में वैसा थोड़ा सा लाइट सा होगा या सांस फूलते हुए आएंगे। जिस तरह इन्होंने कहा ना कि रात को यूरिन पास करने के लिए उठते हैं, तो उनके यूरिन पास करने की वजह कुछ और भी हो सकती है। मर्दों में प्रोस्टेट का मसला हो सकता है। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये मास्किंग इफ़ेक्ट होता है। टिपिकल सिम्टम्स बाज़ दफ़ा नहीं होते। कोई इन्फेक्शन में बुखार नहीं होता उनको, अच्छा, वो अक्सर नहीं होता। वो आपको अनकॉन्शियस स्टेट में आते हैं और लोग समझते हैं कि इनको फालिज हो गया, असल में वो इन्फेक्शन चल रहा होता है। वो कभी यूरिन इन्फेक्शन होता है तो कभी चेस्ट इन्फेक्शन होता है। जो आपने बात की कि डॉक्टर साहब चक्कर की वजह क्या होती है, देखिए बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, दिमाग से लेकर दवाइयों तक सारे रीज़न्स हो सकते हैं। किसी दवाई की वजह से भी आ सकते हैं, बिल्कुल, जो प्रिस्क्राइब किए डॉक्टर ने, आपको पता नहीं है, आप उनको दे रहे हैं और वो खाने के बाद भी देखिए एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, वो सब अग्री करेंगे, पॉलीफार्मेसी। पॉलीफार्मेसी 5 दवाइयों से ज़्यादा कोई बुज़ुर्ग दवाई ले रहा है तो हम नॉर्मली पॉलीफार्मेसी कहते हैं। अब उनमें कोई बीपी की दवाई है, अगर बीपी की दवाई कोई ऐसी है जो कि आपके खड़े होते हुए आपका बीपी गिरा रही है, जिसको पोस्चरल ड्रॉप कह रहे हैं, तो चक्कर आके गिर सकते हैं। सही। डॉक्टर साहब ने बात की कि दिल की रफ्तार की दवाई कोई ले रहे हैं और दिल की रफ्तार इतनी स्लो हो जाए कि चक्कर आएंगे, गिर जाएंगे। एक ये रीज़न होता है। कभी खून का दौरानिया ऊपर तक नहीं गया या पानी की कमी है तो चक्कर आएंगे, गिरेंगे। कभी कभी दिमाग के प्रॉब्लम्स की वजह से भी आते हैं, कभी कभी आपके गर्दन के पट्टों की वजह से, कान की वजह से भी चक्कर आते हैं। गर्दन के पट्टे और कान की वजह से कैसे, क्यों? अच्छा देखिए, कान भी हमारा एक बैलेंस करता है, तो कान का इन्फेक्शन हो या कान में किसी भी वजह से, इवन अगर आपका वैक्स भी हो, तो आपका बॉडी का बैलेंस मैकेनिज्म डिस्टर्ब होता है। यस, तो वो उससे चक्कर आते हैं। जिस तरह गर्दन के पट्टे, हमारे पोस्चर, अभी बात की थी किसी ने कि पोस्चर हमारा जो है वो सही नहीं होता, बैठने का तरीका, लेटने का तरीका, कोई तकिए कितने इस्तेमाल करते हैं, तो अक्सर गर्दन के मोरे और उनकी नसें
वो भी प्रॉब्लम करती हैं और उसकी वजह से भी चक्कर आते हैं। तो चक्कर आने की बहुत सारी वजह हैं, जिसमें दवाइयाँ भी हैं और आपको यानी बीमारियाँ भी हैं। तो मैंने आपको जैसे बात की कि सिम्टम्स बुज़ुर्ग में वो आपको कॉमनली नहीं मिलते। जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि आपने कहा कि लड़खड़ा के गिर गए, तो उसकी भी वजह है। तो चक्कर की वजह से, लेकिन आपकी फ्लोरिंग कैसी है, आपके रग्स कैसे हैं, कोई लूज तो नहीं है, आप स्लिप हो गए, आपने जूते कैसे पहने, तो सारी वजूहात हो सब बहुत सारी वजूहात। वेट अच्छा, फ्लोर्स, वॉशरूम्स ही ड्राई होते जी, हैं जी, और जी, जी। मल्टीपल लोग यूज कर रहे होते हैं जी। वॉशरूम। बच्चे आए, गीला करके चले गए, ड्राई नहीं किया, जी। बुजुर्ग गया, स्लिप हो गया, अब वो डिजीनेस वो नहीं है, मतलब ये तो जस्ट एक्सीडेंट है ना। ओके ओके। अच्छा, अक्सर आप देखते हैं आपके बुजुर्ग भूलने लगते हैं। आप कहते हैं ये सुबह बात की थी इन्होंने, फिर ये रात को दोबारा रिपीट कर रही हैं, फिर खुद भूल गई हैं। तो भूलने लगे तो क्या सिम्टम्स हैं? अच्छा देखिए, अक्सर जो हमारे पास, मैंने जैसे बताया ना, कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर अगर आप अपने बुजुर्ग में नोटिस करें रूटीन से हट के, तो नीड्स अटेंशन। अब उसमें आपकी भूलने की बीमारी हो, उसमें वो उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, वो ज़्यादा सो रहे हों या सो ही ना रहे हों, तो कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर अदर देन रूटीन, वो आपको अटेंशन की वो ज़रूरत वार्निंग है। हाँ, वार्निंग। तो आपका सवाल क्या था, दोबारा आप मेरा पूछिए। सवाल ये था कि अगर आपके प्यारे जो हैं वो ज़्यादा भूलने भूलने लगे लगे। हैं। जी। तो भूलने को अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादातर जिस तरह बुज़ुर्ग आते हैं ना, वो अक्सर फैमिली कंप्लेन करती हैं, डॉक्टर साहब इनको बचपन की बातें सारी याद हैं और पिछले 1 महीने पहले की बात याद नहीं है। अक्सर उसके भी बहुत सारे रीज़न हैं। कभी कभी इसको कुछ लोग डिमेंशिया लेबल करते हैं, यानी अगर आप आम ज़बान में कहें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, यानी रीसेंट टाइम्स की बात याद नहीं है, पुरानी बचपन की जहाँ वो रहते थे पहले किसी घर में, उसकी बात याद है। अच्छा, इसका भी जो कॉमन रीज़न होता है वो आपकी नमकियात का डिसबैलेंस तो नहीं है, आपकी ग़िज़ा में कोई कमी तो नहीं है। जिस तरह अक्सर B12 की कमी की वजह से भी ये होता है। या कोई फालिज से पहले की अलामात तो नहीं है, या कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, कहीं खून में नमक तो नहीं कम हो गया, तो सोडियम जिसको कहा जाता है। तो इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, वो डॉक्टर आपको बताएगा कि क्या वजह है। जैसे मैंने आपको कहा, मेरे पास अक्सर मरीज आते हैं अनकॉन्शियस स्टेट में, और वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें तो डर लग रहा है कहीं इनको फालिज नहीं। एक्चुअल में वो पेशाब की नाली का इन्फेक्शन होता है, एक्चुअल में वो सीने का इन्फेक्शन होता है। इसी तरह डॉक्टर फवाद फारूक भी इस बात को अग्री करेंगे, क्योंकि वो बैठने का काम ज़्यादा होता है, यानी बैठे रहते हैं, तो टांगों की सूजन के साथ आते हैं। डॉक्टर साहब किडनी का तो मसला नहीं हो गया, तो कुछ दवाइयाँ हैं वो भी टांगों की सूजन करती हैं, हरकत नहीं है वो भी तो ज़रूरी नहीं है कि हर टांगों की सूजन भी किडनी का प्रॉब्लम कराए। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि बहुत सारी वजूहात चीज़ों की होती हैं, और आपको अगर रूटीन सेट के कोई चीज़ दिखे तो नीड्स अटेंशन एंड नीड्स टू गो टू द भूलने के हवाले से बस मैं ऐड करूँगा, किसके हवाले से? भूलना जो ये आपने बात की ना, याददाश्त जाना, ये तो एजिंग का पार्ट भी होता है। जी जी जी। इसको हम एल्ज़ाइमर्स कहते हैं, डीजनरेशन। इससे बचना बड़ा इंपॉर्टेंट वो ये है कि बुजुर्गों को किसी ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व रखें। यानी ये भी कहा जाता है उनके कि ऊपर कोई अगर जिम्मेदारी भी दे दें तो वो फिर छोटी छोटी कुछ चीज़ें activity- जिसमें वो अपना माइंड यूज़ कर रहे हैं। बल्कि ये कहा जाता है कि अगर 50-60 साल बाद आप कोई नया फ़न सीखने की कोशिश करें जो पहले आपको नहीं आता था, कोई भी चीज़, कोई भी एक छोटी सी चीज़, वो आपको मेमोरी लॉस से डॉक्टर फवाद, आपकी इसकी बात को ना मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम कहते हैं जो जिस हद तक काम कर सकता है करे। सर आपको शायद अंदाज़ा हो, तो हमारे जो सीनियर सिटीज़न है, हमने लोगों को गैदर किया हुआ है, हम अपनी एक्टिविटी करा रहे हैं, तो वो लोग एक्टिव हैं, तो उनकी ये सारी चीज़ें आप उनको बिजी रखेंगे जी, जी। तो वो तो हमारा हम लोगों ने- सोशलाइज करते हैं, मिलना जुलना एक दूसरे बिल्कुल, से। यस। और ये जो डिप्रेशन है, ये इस एज में जब आप तना छोड़ देंगे, अकेले अकेले कमरे में सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहेंगे, तो एक डिप्रेशन भी आता है। बिल्कुल, जो डिप्रेशन कॉजेज मेमोरी लॉस। बिल्कुल, लेकिन वो अभी भी वो उसके डिप्रेशन, vicious अब जैसे cycle आपने कहा ना, मल्टीपल टास्क दे दें, लोगों के दरमियान बिठा दें, एक Activity बेटी- करा लें। एक बेटी 1 हफ्ता रह ले, दूसरा बेटा चलो 4-5 दिन वो आ जाए, तो वो Involve फिर आप रहे। उनका वो, ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि अगर आप उनको अकेला छोड़ेंगे, वो डिप्रेस होंगे, इट कॉजेज मेमोरी लॉस। एक स्टडी में आपको जवानी के अपनी आदत जो है वो आपको मेमोरी लॉस कराएंगे अगर आपने नींद पूरी नहीं की। नींद अपनी जवानी में 6 से 8 घंटे की रात की नींद, Oh yes, जो ये लोग important है, रात जो की लोग इस हालत, जैसे अभी आजकल हम बड़े एक्टिव हैं, सब कुछ कर रहे हैं, 3 घंटे सोए, फिर सुबह निकल गए, फिर 4, और यही सिलसिला चल रहा है। आप अपने ब्रेन को अफेक्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप अपनी 6 से 8 घंटे की नींद आज के दौर में पूरी करेंगे तो लाइफ लॉन्ग आपकी मेमोरी लॉस कम हो जाएगा।
ये एक अच्छा, impact एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बुजुर्गों को तो रात को नींद नहीं आती, वो सुबह सोते हैं। अक्सर बुजुर्ग जो है रात को जागते हैं और वो यूट्यूब पे फिर कुछ देख रहे होते हैं। क्या रीज़न है, क्या वजह है कि उनका सर्कल ही उल्टा हो जाता है? अच्छा देखिए, सर्कल उल्टा होने का तो आजकल हमारे ड्रामास भी हैं, कुछ लोग लेट नाइट ड्रामास भी देख रहे होते हैं, Normal भी चल रहे देखिए लेडीज अक्सर ही होते हैं। सिचुएशन में। लेकिन कुछ बाकायदा मेडिकल प्रॉब्लम होता है कि ना सोने की वजूहात होती हैं और कुछ दवाइयाँ भी उनकी नींद डिस्टर्ब करती हैं। अच्छा, तो आपको बाकायदा डॉक्टर के पास जाना है और उनको ये बताना है, और उनको जिस तरह डॉक्टर फवाद ने कहा कि दे नीड्स अ प्रॉपर गुड साउंड स्लीप। एक कुछ लेट्स से जिगर की कमज़ोरी होती है तो उसका, जिसको हम हेपाटिक इनकैफ कहते हैं, तो उसमें ही होता है कि दोपहर को सोते हैं, रात को जागते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर मरीज़ों में, लेकिन उसकी वजह होती है, वजूहात होती है, और वो डॉक्टर आपको बताएगा कि इनके सोने की ना सोने की क्या वजह है, और उसके लिए आपको अटेंशन और डॉक्टर आपको बेहतर गाइड। अच्छा, भूख का कम हो जाना, अक्सर आप बुजुर्गों में देखेंगे कि मतलब बच्चे लेके खड़े होते हैं, खा लें, भूख नहीं लग रही होती, अच्छा, भूख मर जाती है। इसका भी बड़ा एक सॉलिड रीज़न है। हाँ। एक डॉक्टर साहब ने बात की कि डिप्रेशन, कुछ लोग डिप्रेशन में खाना कम खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जी, जो डिमेंशिया का जो कॉमन रीज़न अल्जाइमर्स है, जो भूलने का रीज़न है, दिमाग सिग्नल ही नहीं दे रहा होता कि भाई भूख लगनी है, ये भी एक फैक्टर है। ठीक है, तो आपको फीड तो कराना है, जैसे दवाई की ज़रूरत है, लेकिन उनको भूख हो सकता है, उनको बॉडी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन दिमाग सिग्नल नहीं दे रहा। एक ये फैक्टर है। कुछ वही बात है, मैं बार बार एक बात कहूँगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि रीज़न बिहाइंड दैट क्या है। अब उसके भी कोई फैमिली में कोई इंसिडेंस हुआ है, कोई डेथ हुई है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट है, जाहिर सी बात है बुज़ुर्ग अक्सर होते हैं कि अब हमारा वक्त करीब आ गया है, या अब हमें पैसे कैसे मिलेंगे जो रिटायरमेंट के बाद। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मल्टी फैक्टोरियल। अच्छा, अक्सर बुजुर्ग देखा है जो डायबिटिक पेशेंट है, उनकी ना खारिश बहुत होती है स्किन में, उसकी क्या रीज़न है? पैरों में जैसे सुइयां चुभ रही हैं, उनको स्किन में सुइयां चुभती हैं। अक्सर मैंने अपनी मदर इन लॉ को तो देखा है। डायबिटीज़ की वजह से जो आपके वक्त के साथ डायबिटीज़ जब होता है तो उसके बाद आपकी नर्व्स वगैरह सब वो अफेक्ट होती है ना, आपकी नर्व्स कमज़ोर हो जाती है। शुगर की पेचीदगी है। एक और चीज़ जो बड़ी कॉमन है, कॉम्प्लिकेशन है। खारिश होती है, इचिंग होती है, Liver। डॉक्टर ये कहेंगी, वो है यूरिमिक जो है ना डर्मोपैथी। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, आप अक्सर उनका जब बेशक डायबिटीज़ नहीं है, डायबिटीज़ है तो फिर तो खतरा बहुत बढ़ गया। अगर डायबिटीज़ नहीं भी है, पानी का इंटेक कम है, डरते हैं कि पानी पिएंगे तो रात को पेशाब ज़्यादा आएगा, नहीं, उठना किडनी की पड़ेगा। वजह से भी तो पानी आप लोग मना करते हैं ना। यूरिया बढ़ता है ना, यूरिया जो है ना, यूरिया आपकी बढ़ता बॉडी में है। बढ़ जाता है। यूरिया बढ़ता है। यूरिया से जब यूरिया बढ़ता है ब्लड में, तो इट कॉजेज स्किन की जो सर्कुलेशन है, उसकी जो नर्व सप्लाई है, उसको इफेक्ट करता है। उसकी वजह से इचिंग होती है, खारिश। यूरिमिक जो ये इचिंग है, ये बड़ी कॉमन है, ख़ासतौर पे ओल्ड एज में। ओके, ओके। देखिए, खाली किडनी में हम पानी रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, दिल के जिनके पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, डॉक्टर फवाद भी इसको सेकंड करेंगे, जिनका दिल बहुत कमज़ोर होता है, हम कहते हैं कि रिस्ट्रिक्ट करें नमक और पानी को 1 से 1.5 लीटर के दरमियान में। तो गुर्दे हों या दिल हों, ताकि वो पानी प्रॉपर नहीं निकाल पाते तो सूजन होती है, और सूजन होगी तो दिल पे लोड पड़ेगा और सांस की तकलीफ होगी, और इसी तरह फिर गुर्दे मज़ीद मुतासर होंगे। तो दिल गुर्दे कनेक्टेड होते हैं। तो बहुत सारे अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया। अक्सर हम जब जिनके दिल कमज़ोर होते हैं, उनको कहते हैं ना भाई पानी आपने ज़रा कम पीना है। कम का मतलब ये नहीं होता है कि वो आपकी ज़रूरत से कम हो गया। वो पानी वो मिकदार है जो आपके फासिद मादे भी निकाल देगा और ओवर नहीं होगा, क्योंकि ज़रा सा भी आपने ज़्यादा पिया तो दिल पे बोझ पड़ेगा और ये पानी फेफड़ों में जाके सांस करा देगा। आप जनरल डॉक्टर के पास जाते हैं, वो किसी और वजह से कहता है नहीं पानी किसने कम कर दिया आपका, पानी तो यानी सेहत की निशानी है जितना बढ़। ये हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट है, उसकी डिजीज़ से रिलेटेड। किसी को गुर्दे में पथरियां हैं, यंग आदमी है, पसीने बहुत निकलता है, पानी उसके लिए तो पानी ज़्यादा है। अब क्योंकि हम सिम्टम्स की बात करें ना, तो मैं इससे पहले कि टाइम ख़त्म हो, पथरी जैसे होता है ना, आम कहते हैं हो जाता है, गॉल ब्लैडर में पथरी है या किडनी में पथरी है, उसके सिम्टम्स क्या हैं? अच्छा देखिए, गॉल ब्लैडर में पथरी सिमिलर मैदे में तेजाबियत की तरह का भी हो सकता है, वरना आपको सीधी साइड पे, जिनका पित्ता उस साइड पे है, वो सीधी साइड से पीछे की साइड पे जाएगा। और नॉर्मली खाना खाने के बाद ज़्यादा दर्द होता है, और मुर्ग मुसल्लम चीज़ें, पूरी पराठे, मुर्गन ग़िज़ाएं उससे ज़्यादा इसके साथ ज़्यादा बढ़ता है। चिकनाई ज़्यादा है उसमें, क्योंकि आपका गॉल ब्लैडर जो है ना, आपके लिपिड मेटाबॉलिज्म से कंसर्न है। अच्छा, गॉल ब्लैडर निकल जाता है तो क्या नुकसान होता है फिर? मतलब कि आपको क्या हाजमे में प्रॉब्लम होती है? नहीं, बहुत से लोग, आप जिस तरह मैं हूँ, आप मुझे हैं, तो नहीं होती हाजमे में प्रॉब्लम। कुछ लोग होते हैं जिनका जहन यही कहता है कि नहीं डॉक्टर साहब, मेरा पित्ता निकला तभी से ये मसला हुआ। तो अमूमन नॉर्मली मेजॉरिटी लोगों में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। दूसरा सवाल आपका था गुर्दे में पथरी की। गुर्दे में अच्छा, गुर्दे में पथरी मेरे पास एक बड़ा कॉमन है कि
कमर में दर्द हो डॉक्टर साहब, मुझे गुर्दे में दर्द है। हाँ। मैं पूछता हूँ कहाँ दर्द है, तो बेसिकली वो गुर्दे का दर्द नहीं होता, वो पीछे कमर के पट्ठों का दर्द होता है या मोहरों का दर्द होता तो गुर्दे का दर्द अगर पथरी होगी तो किधर होगा? है। अच्छा, नॉर्मली उसको कहते हैं लॉइन टू ग्रोइन, यानी अगर गुर्दे में पथरी, यानी अगर पेशाब या पेशाब की नाली में है, गुर्दे खड़े में- होके दिखा देना, हमें नजर भी नहीं आ रहा। अच्छा देखिए, गुर्दे में आपका- पथरी बहुत से लोगों को ना, इस तरफ आप ये कहें कि गुर्दे में पथरी बहुत से वो लोगों को कैमरा आपका, हाँ। इंसिडेंटली पता चलती है कि गुर्दे में पथरी है, वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं। हाँ। आपको पता दर्द का कैसे चलता है कि वो पथरी निकल के पेशाब की नाली में फंस रही हो, यानी अगर आप इस तरफ कहें पीछे बैक से और थोड़ा सा फ्रंट पे, अगर नाफ के साइडों पे रहें और उसी के पीछे कहें, और वो पेशाब में जलन, पेशाब रुक रुक के आएगा, या कभी कभी पेशाब में खून आएगा, या फिर आपको रुक रुक के बार बार पेशाब की तलब होगी, यानी पानी पी रहे हैं तब भी आपको, लेकिन दर्द इतना शदीद होता है कि आप रोल कर रहे होते तो हैं। इसका मैं और वो जो लॉइन टू ग्रोइन कह रहे हैं ना, वो एक्चुअली कह रहे हैं कि वो जो दर्द है वो नीचे की तरफ नीचे की आपको तरफ जाता हुआ महसूस दर्द होता है और की बहुत शदीद होती है। ऐसी होती है कि आपको याद करा देगा कि वो दर्द होता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो कहते हैं कि एज सिवियर एज लेबर पेन, लेबर पेन बिल्कुल। एज सिवियर एज लेबर Is पेन। number pain 2 होता is after labor pain is number 2 or number 3 in the किडनी की पथरी, किडनी की पथरी का दर्द। और उसके साथ वॉमिटिंग होती है, बहुत कॉमन है वॉमिटिंग, एसोसिएटेड सिम्टम्स भी उसके साथ होते हैं। जैसे अच्छा, मुझे बात- आखिरी वो गॉल ब्लैडर वाले पेन में भी बहुत में सारी भी होता है। आखिरी सवाल पूछना, मैं भूल गई कि वो जो इंटेस्टाइन, वो बहुत क्या कहते हैं उसे? हर्निया कह रही है? नहीं नहीं, वो एकदम ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन, उसके अंदर भी नॉन स्टॉप वॉमिटिंग होती है यूजुअली। नहीं, वो अपेंडिक्स। ओ, दिमाग में नहीं आ रहा, तो मैंने कहा जाते जाते ये पूछ लो, अपेंडिक्स का पेन जो होता है उसके इनिशियल सिम्टम्स क्या होते हैं? क्योंकि वो तो एकदम जो होता है। सर्जन हमारे। प्लीज। That's my field. यस यस, Sorry. मैं भी इधर उधर घूम रही It's your हूँ, choice, yeah. कोई ना कोई तो Remember this मेरी- thing. पुराने जमाने में ना इसको कहते हैं साइड सिकनेस। क्या चीज? आजकल ना 200 साल से 100 साल से लोग अपेंडिक्स से बच रहे हैं। पहले लोग फौत हो जाते थे जवानी में, 25 साल की उम्र में फलाना बादशाह था फौत हो गया। अपेंडिक्स के दर्द की वजह से। साइड लोग मर जाते, अपेंडिक्स फट जाता था, मर जाता है जाते तो मर जाते हैं ना। इफ्लाइटिस कहते थे, साइड सिकनेस पर इधर दर्द हुआ तो आप 4 उसका भी दिन बाद सीवियर पेन होता है बहुत। मैडम स्टार्ट में वो स्लो होता है, आपको जो सिम्टम एक आएगा ना, क्या आपको फीलिंग होती है भूख symptom? नहीं लगेगी, अच्छा, दिल खराब होगा, पेट का दर्द समझ पेट के में दवाई दर्द, ले normal लोगे, पेट का जनरल दर्द होता है। नाक के गिर दर्द पहले स्टार्ट होगा, स्लोली आप दवाई शवाई लोगे, वो दर्द नॉर्मल और कंट्रोल में आएगा तो आपको पता लगेगा सिर्फ नाक पे नहीं है, राइट साइड पर, लोअर साइड पर दर्द है। और वो मरीज सांस जोर का नहीं लेगा, खांसेगा नहीं, खांसने पे दर्द होगा, मूवमेंट पे दर्द होगा, यूँ सीधा होके बैठा होगा, टर्न करने पे दर्द होगा, द मूवमेंट विल कॉज पेन, इरिटेट उसको करता है, उसकी सोजिश होती है, एंड यू हैव टू ऑपरेट। अब तो चीज़ें बहुत एडवांस तो हो गई हैं। फौरन सबसे पहले कहाँ भागे? इमरजेंसी यू में? गो टू अ डॉक्टर, हाँ। ठीक है, वो आपको डायग्नोस करेगा, वो आपको सर्जन के पास भेजेगा, वो आपको हमेशा जब भी पेट का दर्द होता है ना, आपने डॉक्टर को कहना है मेरे पेट को हाथ लगा के एक बार चेक ज़रूर करो, ऐसे दवाई ना दो। जब वो चेक करेगा, रश होता है ना सारा एवरीथिंग, उसको पता लग जाएगा ये अपेंडिसाइटिस है। दे विल सेंड यू टू अ सर्जन, एनी सर्जन इन होल पाकिस्तान कैन डू अ वेरी गुड जॉब, वो आपकी अपेंडेक्टमी कर लेगा, आप ठीक हो जाओगे। आप इसको लेट करोगे, स्पेशली अगर आप जो है ना डायबिटिक हो, जानलेवा हो प्रॉब्लम सकता है, है ये। जानलेवा, वो जब फट जाता है, जहर फैल जाता है, तब इट टेक्स सम डेज टू डू इट जनरली, लेकिन वो ख़राब हो जाता है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन औरतों में आता है जो 50s में होती है ना, बूढ़ी होती हैं, देर रादर निगलेक्टेड, फीमेल जेंडर निगलेक्टेड होता है, बूढ़ी औरत वैसे ही निगलेक्टेड होती है, वो आती है ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, पेट फूला हुआ है, उल्टी आ रही है, कुछ खाया नहीं जा रहा, वे एक सिम्टम, सो यू ऑलवेज हैव टू रूल आउट कि इसको अपेंडिसाइटिस तो नहीं है कहीं, और वो जब फटता ख़राब होता है बेचारी, देयर इन अ लॉट ऑफ पेन। और एक Thank चीज़ you मैं बहुत, alert- हाँ। एक अलर्ट बताता चलूँ कि फैमिली है, मतलब आप बुजुर्ग है या कोई यंग है कि पेट में दर्द बता रहा है, जस्ट रेस्टिंग बिठा के, लिटा के रेस्टिंग उसकी पल्स ले लें। अच्छा। पल्स लेना सबको आता है, घड़ी सामने रखे, स्टॉप वॉच सारे के पास, मोबाइल। तो फिर पल्स से- रेस्टिंग टैकीकार्डिया होता है, आपका जो हार्ट रेट है बढ़ता है, क्योंकि बॉडी में तो तेज इन्फेक्शन है। धड़क रहा होता है। हाँ, तेज धड़क रहा होता है। हार्ट रेट जो है, जो नॉर्मल 70 to 90 या 80 जो नॉर्मल हार्ट रेट है वो ज़्यादा होगा, इसको कहते हैं हम रेस्टिंग टैकीकार्डिया। रेस्टिंग टैकीकार्डिया होता है, ये पहला साइन हो सकता है, घर में ही पता चल जाएगा कि यार देयर इज समथिंग रॉन्ग, वो फौरन ले जाए आप। थैंक यू आप लोगों का इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने का, और बिल्कुल एक आम फहम ज़बान में, क्योंकि जब डॉक्टर्स आते हैं ना, मुझे उनकी तो टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आ रही होती, तो आम इंसान को क्या समझ आएगी, लेकिन आप लोगों ने इतने अच्छे से, आसानी से समझाया, थैंक यू सो मच। और ओबेसिटी के ऊपर जो है हमने एक प्रोग्राम आपके साथ करना है, मोस्ट वेलकम। उसमें सिर्फ उसी को फोकस करें। शुगर को रिवर्स करने पे बात करेंगे। अरे बिल्कुल बिल्कुल जी। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जैसे कि हमने आज अलग अलग मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर और सिम्टम्स पे बात की, अब हम आते हैं स्किन के ऊपर। और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर रमशा हसन, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, हमारे सामने बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप? ठीक ठाक। आप हाउ आर यू? फाइन, ठीक ठाक। बड़े सारी चीज़ें स्किन को लेकर बड़ी ट्रेंडिंग हैं और हर तरफ अलग अलग चीज़ें आपको वायरल नज़र आएंगी। तो अब एक आम इंसान ना बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ नहीं आता डॉक्टर साहबा कि आप क्या यूज़ करें और क्या यूज़ ना करें। दैट्स ट्रू, यस। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको अपनी स्किन को एक्सपेरिमेंट नहीं करना। हर वायरल स्किन केयर प्रोडक्ट आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल नहीं होता। वेदर यू आर यूजिंग 2 to 3 सीरम्स इन अ डे एंड ऑल टुगेदर, उसके साथ आप डबल क्लेंस, किसी को सूट करती है किसी को नहीं करती। बिकॉज इन द एंड क्या होता है कि उससे आपको ओनली ब्रेकआउट्स होते हैं, आपकी स्किन का बैरियर डैमेज होता है। सो आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स दैट stick to simple skincare routine unless and until you know your skin. So basic skin care में आपका एक आता है a good cleanser, the other one is a moisturizer as well as a strict sun protection. ठीक है, और फिर आप उस अपनी स्किन के हिसाब से 1-2 सीरम्स पर्सनलाइज कर सकते हैं. So this is what the basic skin care should be. अच्छा, आजकल ट्रेडिशनल जो स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी बड़े फेमस हो रहे हैं, जैसे राइस मास्क वगैरह वगैरह, एलोवेरा। आप क्या रेकमेंड करें? So the thing is, rice is very traditional in a way. It has a heritage component. हमारे like ancestor से बाप दादाओं से यूज़ होता हुआ आ रहा है। तो हमें एक्चुअल समझना ये है कि राइस आप DIY मास्क घर में बना रहे हैं, बट यू डोंट नो द कॉन्सेंट्रेशन एंड फॉर्मुलेशन इन द बैक साइड। सो आपको ये चीज़ असल में जाननी है, तो हम जो रिकमेंड करते हैं कि आपका एक प्रॉपरली फॉर्मुलेटेड ऑप्शन होना चाहिए, एंड दैट इज़ मोर कन्वीनियंट। तो आई वुड रिकमेंड एंड आई वुड सजेस्ट कि आप कोई ऐसे फेस वॉशेज़ या मास्क लें, जस्ट लाइक Saeed Ghani rice face wash. It has a major ingredient for rice. So it is basically formulated in a way कि आपको स्किन को बैलेंस भी रखे और बैरियर डैमेज भी नहीं करे। बिकॉज यू नो इन द एंड व्हाट हैपेंस इज व्हेनेवर यू यूज़ DIY मास्क एट होम, तो उससे क्या होगा, आपकी स्किन का बैरियर डैमेज होता है, हार्श स्क्रबिंग आप कर लेते हो। सो वी नीड टू बी जेंटल ऑन दिस साइड। जब जेंटल होंगे तो सब कुछ बेहतर रहेगा, आपकी स्किन का हाइड्रेशन, फुलर लुक आएगा, फ्रेश लुक आएगा। सो व्हाट वी हैव इन इट इज़ राइस। राइस में एक्चुअल जो इंग्रेडिएंट होता है राइस एक्सट्रैक्ट, वो होता है गैमा ऑक्सीबेंजोनॉल। सो व्हाट इट डज, इट गिव्स यू कुशनिंग इफेक्ट इन योर स्किन। ठीक है, एज अ बायो एक्टिव एजेंट काम करता है। बायो एक्टिव का मतलब ये है कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आपकी जो स्किन में चल रहे होते हैं, उससे वो जो है इंटरैक्ट करके आपकी स्किन को फुलर रेडिएंट स्किन देता है। एंड अलॉन्ग विद दैट we have in this is the rice face wash. This is the one I'm talking about. It has the better product. It has niacinamide in it. Okay. You have been hearing ये niacinamide वाला everywhere along के, ठीक है कि ये क्या है। तो ये असल में क्या करता है, ये आपके अनक्लॉग करता है पोर्स को, डीपफ करता है, अनइवन स्किन टोन पे हेल्प करता है। सो दिस इज़ व्हाट these things do. और ये इन द एंड आपका एक डर्मेटोलॉजिकली अप्रूव्ड इंग्रेडिएंट है। ट्रेडिशनल भी आ गया और डर्मेटोलॉजिकल अप्रूव्ड भी आ गया। एंड इवन यूज़ करने का तरीका क्या है इसका? ओके, सो इसको हम अ लिटिल बिट ऑफ अमाउंट, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है, अ लिटिल बिट। ये आपको अच्छा, जस्ट अ स्मॉल बिट, यू कैन सी पी साइज, या पी साइज अमाउंट, ये आपको लेकर जस्ट यूज़ इट ऑन द डैम्प स्किन। Okay. ठीक है, मॉइस्चराइज अ वेरी जेंटली, नॉट हार्श स्क्रबिंग, नो रबिंग, नथिंग एट ऑल। हल्का सा आपको बिल्कुल जेंटल मसाज करना है एंड जस्ट पुट इट ऑन योर फेस फॉर लाइक 10 to 30 seconds. Okay. ठीक है। एक बात मैं बता दूँ, व्हाट पीपल डू इज़, आप लोग ज़्यादातर क्या कर रहे होते हैं, आप करते हैं कि आपने फेस वॉश लगाया और फ़ौरन जो है फेस वॉश कर लिया। ये नहीं करना। ये एक एडिशनल पॉइंट है कि आपको यू नीड टू पुट इट ऑन फॉर लाइक 10 to 15 या 20 seconds. ठीक है, आप जो एक्चुअल उसका एक्टिव है वो तो फेस पे एब्जॉर्ब होने दें। तो दिस इज़ व्हाट वी वांट इन द एंड, सही है। तो वो आपको करना है। इसके बाद आपको जस्ट पैड ड्राई एंड हार्श स्क्रबिंग नहीं करनी, सही है।
just that. ओके Yes. अच्छा दिन में कितनी दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं इसको? अच्छा, यही वाली बात आती है कि ओवर क्लेंस कोई भी चीज़ नहीं करना. योर स्किन इज़ डिफरेंट दैन अदर पर्सन. Okay. ठीक है, आपकी स्किन आपको नहीं पता, आपकी स्किन रिएक्ट कर सकती है एक्नी प्रोन स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए. सो वी डोंट वांट कि आपका जो भी प्रोडक्ट है कि आपको स्क्वीकी बिल्कुल टाइट फीलिंग आए. वी वांट कि नेचुरल, रेडिएंट और थोड़ा फ्रेश लुक हो. सो just use it according to that way. What we recommend is two times per day you can do it. और वो डिपेंड करता है आपकी अपने स्किन की डर्ट पे, आपकी अनक्लॉग पोर्स पे, इन सब पे, और सीबम प्रोडक्शन पे, या मेकअप अगर आप डेली यूज़ करें. सो दैट इज़ रिकमेंडेड कि 2 times तो आप लोग करें ये चीज़. अच्छा कोई 3 सिंपल स्किन केयर टिप्स जो है वो बताएं. Yes. So what in my practice, what I do is just stick to simple basic routine. That is first a good cleanser, a very good cleanser. Number second, moisturizer, and number third, you need to do sunscreen. Strict sun protection is really necessary, and that should be done 20 to 30 minutes before going out in the sun. ये वाली चीज़ आपको करनी है. और फिर what we can do is you can consult a dermatologist or a skin specialist for this, कि आपकी स्किन को एक्चुअल क्या नीड है. सारी चीज़ें आप लोग के लिए नहीं अच्छी होती. आपकी स्किन एब्रेड कर सकती हैं, ब्रेकआउट्स कर सकती हैं. सो ये चीज़ें, दैट थिंग शुड बी कीप इन माइंड. सो अब अगर हम देखें कि सईद गनी के पास यस, अलग अलग डिफरेंट जो क्लेंजिंग हैं वो ऑप्शंस हैं, और उसमें आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से चूज़ कर सकते That's हैं true, yes. कि आपकी स्किन टाइप पे क्या सूट Exactly. करता है. आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, और आपको खुद भी पता चल जाता है कि आपकी ड्राई स्किन है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, एक्नी प्रोन है. Exactly. और उस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप वहाँ सईद गनी पे जाके आप अपनी मनपसंद क्लेंजिंग जो पूरा पैकेज है वो ले सकते हैं, क्लेंजर्स ले सकते हैं. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा. तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम. उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और जो ख़तरे की घंटी है वो जब आपकी हेल्थ के हिसाब से आपकी ज़िंदगी में बजेगी, हाई अलर्ट्स या वार्निंग्स, तो आपने उस पे कान धरने हैं, उसको इग्नोर नहीं करना. मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफ़िज़.